आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के ज्ञान गंगा बैच में। केजे क्लासेस का ज्ञान गंगा बैच आज 2 नवंबर 2025 को स्टार्ट हो रहा है और आज इस बैच की ऑफिशियली पहली क्लास है। चल तो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी ऑडियो प्रॉपर आ रही होगी। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है ना। जो हमारा ये ज्ञान गंगा बैच है, इसके अंदर जो आपको कोर्स दिखाई दे रहा है, लगभग 150 घंटे का कोर्स, बल्कि 150 से ज्यादा घंटे का कोर्स हम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर थ्योरी भी होगी, इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होगा। आपको डिपार्टमेंट में कैसे जाना है वो सारी चीजें भी डिस्कशन में करेंगे। बहुत बार आपको लगेगा जो मैं आपको समय समय पर बातें बताऊंगा तो वो चीजें आपकी प्रैक्टिस के अंदर बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि एज ए टीचर के साथ साथ मैं जीएसटी कंसल्टेंट भी हूं। मैं खुद लिटिगेशन की कंसल्टेशन की प्रैक्टिस भी करता हूं, ठीक है ना। हमारा काम 2 दिन, ठीक है ना, आप लोगों को पढ़ाना है और बाकी दिन प्रैक्टिस करना है। तो आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, मान लो मैं जीएसटी की हेयरिंग में जयपुर गया, तो मैं जब भी मेरी उससे अगली क्लास होगी तो कोशिश करूंगा कि भाई जयपुर में क्या रहा उस मीटिंग में वो आपको बता दूं। मैं जीएसटी की हेयरिंग में कभी जम्मू गया तो मैं कोई केस डील कर रहा हूं तो मैं वो भी डिस्कशन आपको करता रहूंगा साथ के साथ। तो सबसे पहले जो भी मैं चीजें आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, क्लास खत्म होने के बाद वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सारी चीजें जब आप नोटिस का रिप्लाई बनाओगे, जब आप अपील फाइल करोगे, जब आप ट्रिब्यूनल में जाओगे, क्योंकि हमारा कोर्स ट्रिब्यूनल तक चलेगा, ठीक है ना। हम कोशिश ये करते हैं कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद कि जो भी बच्चा है वो फर्स्ट अपील तक अच्छे से काम करे, और हमारे कई स्टूडेंट फर्स्ट अपील तक गए। इस बैच का हमारा टारगेट है कि इस बैच में से कुछ बच्चे हमारे ट्रिब्यूनल तक जाए, वो ट्रिब्यूनल की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये बैच सबके लिए है। ये ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो कंप्लाइंस करना है तो मैं क्या दूसरा बैच लूं, नहीं। सर मुझे तो ट्रिब्यूनल जाना है कोई दूसरा बैच लूं, नहीं। ये बैच सबके लिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा, लेकिन जाएगा कहां तक? ट्रिब्यूनल तक। तो हमारी कोशिश है कि हम ट्रिब्यूनल तक की आपकी प्रैक्टिस इस बैच से करा दें। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो जीएसटी आने की शुरुआत हुई, तो वो शुरुआत हुई 8 सितंबर 2016। सर 8 सितंबर 2016, ये 8 सितंबर 2016 क्यों? तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके चलता हूं, ठीक है ना। अगर हम जीएसटी के बैकग्राउंड को समझे तो जीएसटी ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसी चीज है कि जिसके बारे में कोई जानता नहीं, कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं, ऐसा नहीं है। जो जीएसटी है वो कई कंट्रीज में पहले से ही लागू हो रखा था, ठीक है ना। कई कंट्रीज ऐसी थी जिसमें पहले से ही जीएसटी लागू हुआ था। इंडिया ऐसा नहीं था कि इंडिया ने कोई चीज भाई ऐसा करा कि इसने आविष्कार करा जीएसटी का। जीएसटी का आविष्कार इंडिया ने नहीं करा, ठीक है ना। जीएसटी का आविष्कार इंडिया ने नहीं करा। इंडिया में तो बात कब शुरू हुई? जब इन्होंने देखा कि वर्ल्ड में कई कंट्रीज, ठीक है ना, जीएसटी को कर रही हैं। तो 2000 में, ठीक है ना, इन 2000 प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। उन्होंने कहा कि भाई हम भी इंडिया में जीएसटी का कंसेप्ट लाएंगे, और उन्होंने एक कमेटी डिजाइन करी कि भाई जीएसटी मॉडल लाओ इंडिया में। लेकिन हमारा हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें टाइम से नहीं आ पाती। 2006 में अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जब वो अपनी बजट स्पीच दे रहे थे जो फरवरी में होती है। जब वो अपनी बजट स्पीच दे रहे थे 2006 और 7 में, उन्होंने बोला कि जीएसटी हम लेकर आएंगे 1 अप्रैल 2010 से। तो इन्होंने अपनी बजट स्पीच में बोला कि हम 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी ले आएंगे। लोग वहां खुश होने लगे कि हाँ भाई जीएसटी आ जाएगा। जैसे कि तुमने अगर मेरी कुछ वीडियो सुनी हो, तो हम एक वीडियो में बोलते हैं कि आने वाले भविष्य में 2040 में, ठीक है ना, 2050 में, 2060 में, ठीक है ना, एक टैक्स आ जाएगा, बीटीटी, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है ना। ऐसा हम कहते हैं, लेकिन आएगा कब हमें नहीं पता। इसी तरीके से इन्होंने 2006 में क्या बोला कि 1 अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में जीएसटी आ जाएगा, ठीक है। हमने कहा भैया ठीक है आ जाओ ले आओ। लेकिन 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 लेकिन
जीएसटी को लाने में बड़ी अड़चने थी, जीएसटी को लाने में बड़ी अड़चने थी। धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या अड़चने थी। जीएसटी को लाने में सबसे बड़ी अड़चने थी, जो मेरे पास एक चीज है दिखाना चाहूंगा, तुम्हारे पास है या नहीं है, अपने ऑफिस में रखना। क्या है ये, क्या है ये तो सबको अब पता लग गया होगा, राहुल गांधी जी लेके चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। झंडे की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ किताब। इंडिया, देश का संविधान, ठीक है ना। तो जब भी तुम्हें लगे कि मैं ये कहता हूं इस हिंदुस्तान में किसी की बात मानो या मत मानो, लेकिन क्या तुम्हें संविधान की बात माननी पड़ेगी या नहीं? क्या संविधान की बात माननी पड़ेगी या नहीं, बोलो। जी सर, माननी पड़ेगी। संविधान की बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि जब हम हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे, जब हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ेंगे, जब हम नोटिस के रिप्लाई बनाएंगे, जब हम अपीलें फाइल करेंगे, तब हम इस संविधान का हवाला देंगे। अगर हमारे को कोई नोटिस आ गया, हमारे को कोई ऑर्डर आ गया और इस वो संविधान के अगेंस्ट है, तो हम उस संविधान का रेफरेंस देकर लिखेंगे कि आपने जो नोटिस दिया है इससे संविधान का ये आर्टिकल का उल्लंघन किया है। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज क्या है? हिंदुस्तान में सबसे बड़ी चीज क्या है? अरे भैया पैसा नहीं है, ठीक है ना, एक कह रहा है पैसा, ठीक है ना, पैसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या है? संविधान, ठीक है ना। यह संविधान सबसे बड़ी चीज है। तो जब जीएसटी लाया जा रहा था तो इसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था संविधान। सर क्यों था? क्योंकि संविधान में, मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा, ठीक है, या इसी क्लास में लेटर ऑन, ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कि जब जीएसटी लाया जा रहा था तो संविधान में जीएसटी को लाने का प्रोविजन ही नहीं था। जैसे कि कश्मीर के अंदर, ठीक है ना, कश्मीर के अंदर इतने सालों बाद धारा 370 हटाई गई, ठीक है ना, धारा 370 हटाई गई, संविधान को चेंज किया गया। इसी तरीके से जो जीएसटी को लाना था, तो जीएसटी को लाने के लिए संविधान को बदलना था, संविधान के अंदर कुछ अमेंडमेंट करनी थी, और जब तक संविधान अमेंड नहीं होता तब तक जीएसटी नहीं आता। यह मैं आपको बताऊंगा कि संविधान को अमेंड क्यों करना था, ऐसी क्या वजह थी कि संविधान में क्या लिखा था। क्योंकि संविधान में बहुत सारी चीजें, ठीक है, मैक्सिमम सारी चीजें आर्टिकल्स के अंदर लिखी थी, तो संविधान में जीएसटी को लाने के लिए कोई आर्टिकल ही नहीं था। तो सबसे पहले कोशिश की गई संविधान को बदलने की, और ये कोशिश की गई 2014 में, यह कोशिश की गई 2014, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि जीएसटी लाना है तो भाई संविधान को बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। 2006 में, उस टाइम पे शायद यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने बोला 1 अप्रैल 2010 में लाएंगे। लेकिन जो मोदी गवर्नमेंट 2014 में पहली बार आई, आई थिंक, ठीक है ना, जब 2014 में पहली बार आई, उन्होंने कहा हम सबसे पहले बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले संविधान को बदलने की कोशिश करी, और क्या, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। जब भी संविधान बदला जाता है, जब भी संविधान बदला जाता है, तो आपको पता होगा हमारे देश में, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा है, ठीक है ना, तो हमारे देश में सबसे पहले, ठीक है, संविधान बदलने के लिए जीएसटी से रिलेटेड लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मतलब क्या हुआ कि जो संविधान में चेंज कर दे, वो कब लाया गया? 2014 में, ठीक है ना, 2014 में, ठीक है ना, लोकसभा में बिल आ गया। लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति थे, जो हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने 8 सितंबर 2016 को, ये डेट नोट करना, ये डेट नोट करना, 8 सितंबर 2016 को जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, ठीक है, उसे क्या बनाया गया? उसे क्या बनाया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना 101, क्योंकि बिल तो बहुत सारे हैं लेकिन सारे बिल एक्ट नहीं बन पाते, तो जो बिल का नंबर होगा वो ज्यादा हो सकता है लेकिन एक्ट का नंबर कम। तो यहां पर जो एक्ट बना वो कौन सा बना? 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो जीएसटी का जन्म, अगर हम बात करें कि जो जीएसटी का जन्म हुआ वो 1 जुलाई 17 में हुआ या सितंबर 2016 में हुआ, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, ठीक है ना, 17 में हुआ या 16 में हुआ?
16 16 में वो पक्का। पर हिंदुस्तान इस बात को नहीं मानता। 16 हिंदुस्तान इस बात को नहीं मानता, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। मेरे बेटे का जन्म हुआ 21 दिसंबर 2021, ठीक है ना। तो अब आपको उसकी उम्र बतानी है कि उसकी उम्र कितनी है आज। उसकी उम्र कितनी है आज? 21 दिसंबर 2021 को मेरे बेटे का जन्म हुआ, उसकी उम्र कितनी है? 4 साल। हाँ 4 साल। 4 साल। सब लोग कह रहे 4 साल। अब मेरे से कोई पूछता है कि उसकी उम्र कितनी है, तो मैं कह देता हूँ कि भाई उसकी उम्र 5 साल है। 5 साल 9 महीने। मैं उसकी उम्र क्या बोल देता हूँ कि भाई उसकी उम्र, ठीक है ना, 5 साल है अप्रोक्स। कई लोग कहते हैं भाई ये कैसे कर रहे हो, मैंने कहा 4 साल तो जब वो दुनिया में आया, लेकिन 9 महीने उसका जीवन तो था ही ना। साइंस के हिसाब से, साइंस के हिसाब से उसका जीवन तो था ही, ठीक है। आप उसे भी ऐड कर लो तो 5 साल। इसी तरीके से जो बीज डाला गया जीएसटी का, उसकी मेन शुरुआत क्या 8 सितंबर कह सकते हैं या नहीं? हाँ 8 सितंबर कह सकते हैं या नहीं? क्योंकि जीएसटी को बदलने के लिए, जीएसटी को सॉरी लाने के लिए, जीएसटी को लाने के लिए जो बीज डालना था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, वो कब हुआ? 8 सितंबर। और 8 सितंबर के लगभग 9 महीने बाद ही, ठीक है ना, लगभग 9 महीने बाद ही, ठीक है ना, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का जन्म, ठीक है ना। तो दुनिया कौन से जन्म दिन को याद रखती है? हाँ कौन से जन्मदिन को याद रखती है? 1 जुलाई वाले को रखती है, इस वाले को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना है तुम्हें इसे भी याद रखना है, ठीक है। तो 8 सितंबर 2016 को क्या हुआ था ये याद रहेगा या नहीं? बोलो। यस सर 8 सितंबर 2016 को याद रहेगा। याद रहेगा यस। क्या हुआ था, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन बिल अमेंडमेंट एक्ट में बदला। अमेंडमेंट एक्ट। ऐसे 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, अजय देवगन पाव भाजी खाने वहां गया था, पंडित जी सत्संग देखने, ठीक है ना, एक मूवी में है ना। इसी तरीके से तुम्हें क्या याद रखना है कि 8 सितंबर 2016 को एक एक्ट बना जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और जिसने जन्म दिया किसे? जीएसटी। तो बताओ, जब हम जीएसटी पढ़ें तो 1 जुलाई 2017 वाला पढ़े या 8 सितंबर 2016 से पढ़ना चाहिए? हमें क्या पढ़ना चाहिए बताओ आप? 2016 से 2016 से पढ़ना चाहिए या नहीं? यस तो जो 2016 से हमने पढ़ा, तो ये वो डेट है 8 सितंबर 2016, जिस दिन, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की एसेंट मिली हमारे को कि जाओ, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल को, हमने संविधान को अमेंड करने का फैसला कर लिया और अमेंड हुआ। और इसका जो एक्ट का नाम था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल 101st अमेंडमेंट एक्ट, जो 8 सितंबर 2016 से आया, ठीक है ना। और इसका नाम रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। सर ये 101st क्यों बोल रहे हैं? क्या जी? 101st क्यों बोल रहे हैं? 101st क्यों बोल रहे, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, प्रोसेस क्या होता है? पहले कोई चीज बिल आता है, बिल के बाद वो एक्ट बनता है। तो जब बिल आया था, जब बिल आया था, तो बिल कौन सा था? 122। बिल कौन सा था? 122 122। लेकिन क्या सारे बिल एक्ट बन जाते? नहीं आंसर इज नो। जैसे कि शादी से पहले तुम्हारी 3 गर्लफ्रेंड रही होगी, ठीक है ना, लेकिन शादी जिससे हुई वो तो एक ही थी, ठीक है ना, शादी जिससे हुई वो तो एक ही थी। तो ये सब क्या है? ये पहले है बिल, ठीक है ना, और जब वो बन गए एक्ट, तो इसलिए एक्ट का नंबर हमेशा कम होता है, ठीक है। तो जब भी कोई संविधान में चेंज होगा तो पहले उसके लिए बिल आएगा, उस बिल का एक नंबर होगा, और जब वो बिल एक्ट बन जाएगा
तो ये 101 बार, ठीक है ना, 101 अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है ना। हो सकता है जब से हमारा संविधान बना 1950 से लेकर अब तक, ठीक है ना, 75 सालों में ये 101 बार अमेंड हुआ, ठीक है ना। ये वाली बात क्लियर हुई मेरी बात या नहीं, बोलो। यस सर। तो हमारे को थोड़ा सा, ठीक है ना, मैं कभी भी जीएसटी 1 जुलाई 17 वाला नहीं पढ़ाता कि भाई पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हुई। यस सर। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ तो इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट हुआ, इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट हुआ, ठीक है ना, कि साहब ये आर्टिकल है, ठीक है ना, आर्टिकल सीए के ऑफिस में जो काम करता है वो वाला आर्टिकल नहीं, ठीक है ना। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब आप इस संविधान की किताब को पढ़ोगे, ठीक है ना, तो जैसे हम एक्ट पढ़ते हैं उसमें सारे सेक्शन होते हैं, तो इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं वो किसमें लिखी है, आर्टिकल में। तो जब जीएसटी लगाना था इन्हें, तो इन्हें पता ही नहीं था कि जीएसटी जो लगेगा, ठीक है ना, उसके लिए कोई आर्टिकल ही नहीं। सर ये इस बात समझ नहीं आई, मैं तुम्हें इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि एक किताब है बहुत अच्छे राइटर्स की, ठीक है ना, हमारे गुरुजी की, ठीक है ना, ठीक है, लो बिफोर लो। कितने लोगों के पास ये किताब है? जिनके पास है वो बहुत बढ़िया बात है, वो इस किताब को खोल लेंगे आज। जिनके पास नहीं है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगली क्लास से पहले इसकी डिलीवरी अपने यहाँ मंगा ले, क्योंकि इस किताब की सॉफ्ट कॉपी आपको मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता। आप इसकी डिटेल है पेमेंट्स की, ठीक है ना, टीम से बात करके आप इसे आज कल में ऑर्डर करके संडे से पहले, सैटरडे से पहले मंगा ले, क्योंकि कुछ चीजें मैं इस किताब से आज आपको पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जिन लोगों के पास नहीं है, ठीक है ना, वो इस किताब को मंगा ले, ठीक है ना। अब मैं तुम्हारे को थोड़ी सी और हिस्ट्री में लेके चलता हूँ कि संविधान को क्यों चेंज करना पड़ा। अच्छा, ये वाली बात तो क्लियर हो गई ना कि जीएसटी लाने के लिए संविधान को चेंज करना था, क्योंकि संविधान के अंदर आर्टिकल नहीं था ऐसा कि जो ये जीएसटी लगा सके। अब इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये वाली किताब है तो एक बार वो ये वाली किताब निकाल ले, ठीक है ना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी साथ इस किताब से ही पढ़ ले। सर पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर 52 होना चाहिए। तो अगर किसी पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो निकाल ले, उसमें से एक मैं आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, वहां से पढ़ ले। किसी के पास, ठीक है ना, संविधान नहीं है तो मेरे साथ किताब में पढ़ ले, ठीक है ना। चल, अब ये क्या कहता है संविधान में, एक आर्टिकल, ठीक है, बिहार से जितने लोग हैं, ठीक है ना, बिहार वाले इसे अच्छे से कोरिलेट करेंगे, ठीक है ना, बिहार वाले अच्छे से कोरिलेट करेंगे, और जो बिहार में पिछले 30 सालों से रह रहा है वो थोड़ा सा अच्छे से कोरिलेट करेगा। तो बिहार में एक चलन था, बिहार में आज से 20 साल 25 साल पहले एक चलन था, अब का नहीं पता, कि अगर मान लो वहां पर कपिल जैन है, कपिल जैन ने वहां पर अपनी कोई फैक्ट्री लगाई, कपिल जैन ने वहां पर अपनी कोई फैक्ट्री लगाई, और फैक्ट्री लगाने के बाद, ठीक है ना, वो फैक्ट्री चल गई, तो वहां पर, ठीक है ना, ये हमने मतलब कि मूवीज में भी देखा है, ठीक है ना, सुना भी है, पढ़ा भी है। तो वहां पर क्या होता था कि मैंने फैक्ट्री लगाई और मैंने लेट सपोज करो महीने के 10 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है ना। तो वहां पर एक व्यक्ति आएगा और वो कहेगा जैन साहब 10 लाख रुपए कमाए हैं, ऐसा करो 2 लाख रुपए टैक्स दे दो, ऐसा करो 2 लाख रुपए टैक्स दे दो। और अगर मैंने उन्हें वो टैक्स नहीं दिया तो वो साथ में पिस्टल लाए होंगे, ठीक है, मार भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं, अगवा भी कर सकते हैं, तो वो टैक्स मांगते हैं। ऐसा होता था बिहार में या ये कहानियां गलत है? हाँ जी, बिहार वाले बताएं। बिहार में 100%, सर 100% 20 साल पहले ऐसे ही होता था, ठीक और है, कुछ हद तक आज भी होता है। ठीक है, 20 साल पहले ऐसा होता होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं ये तो मेरा दूसरा जन्म है, जब मैं 40 साल पहले प्रीवियस जन्म में था तो मेरी बिहार में फैक्ट्री थी। तो वो मेरे से कहते थे कि आके कि कपिल जैन, ठीक है ना, ये 2 लाख रुपए टैक्स तो मैंने उनसे पूछा कि ये 2 लाख रुपए टैक्स किस चीज का मांग रहे हो, ठीक है ना, संविधान मैंने पढ़ा था। तो मैंने कहा संविधान में कहाँ लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है कि तुम मेरे से टैक्स ले सकते हो, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा संविधान में हमें नहीं पता, ये तो 2 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम ऊपर गए।
तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट को टैक्स लेना है तो वो टैक्स नहीं था बेसिकली, वो तो क्या था, इलीगल काम था। वो तो क्या था, इलीगल काम था। और इलीगल काम कुछ समय बाद धीरे 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 वो खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपसे कल को आप कोई धंधा चला रहे हो, कुछ काम चला रहे हो, तो कोई भी हफ्ता वसूली की जाती है, किसी तरीके से कुछ भी ऐसे मांगा जाता है, तो वो टैक्स नहीं होता, वो तो एक इलीगल तरीका है। तो क्या ऐसा कभी हो सकता है, वो टैक्स तो गवर्नमेंट पे ही जाता था भाई। बिहार में जब इस तरीके से कलेक्ट होता था, तो जो गुंडे लोग थे, माफिया लोग थे, तुम्हें क्या लगता है, क्या वो पैसा सरकार पे नहीं जाता होगा? क्या वो पैसा सरकार पे नहीं जाता होगा कि सरकार पहले उस पैसे को ले ले और फिर नहीं। कहते कि चलो यार ये पैसा हमने ले लिया, अब सड़कें बनवाएंगे इस पैसे से? ऐसा नहीं करते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा इस चीज को और समझना होगा। ठीक है ना। ये कह रहे सर वो टैक्स नहीं था, वो रंगदारी थी, और उससे समाज का कल्याण नहीं होता था। उससे तो जिसने उससे कलेक्ट करा उन्हीं का कल्याण होता था, कुछ परिवारों का ही कल्याण होता था। तो मैंने कहा फिर टैक्स और उसमें अंतर क्या है? अभी भी तो ऐसा होता है 30 साल बाद, 40 साल बाद, कि कोई कंपनी का प्रॉफिट है और कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख रुपए, तो उससे कह दिया जाता है कि 2 लाख रुपए टैक्स दे दो। वो बात अलग है, वहां अब पिस्टल नहीं लेकर आते, अब पिस्टल नहीं आती, अब जीएसटी का नोटिस आता है। अब पिस्टल नहीं आती, अब जीएसटी का नोटिस आता है, कहता है कि भाई ये टैक्स दे दो। ठीक है ना। पहले वो कैश में ले जाते थे, अब हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो क्या इस टैक्स और उस टैक्स में कुछ फर्क है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। क्योंकि जब मैं तुम्हें टैक्स पढ़ाता हूं, जब मैं तुम्हें टैक्स पढ़ाता हूं, तो उन्होंने क्या बोला कि जो लीगल टैक्स है उसका पर्पज क्या है? जो लीगल टैक्स है उसका पर्पज क्या है? उन्होंने कहा देखो, लीगल जो टैक्स है उसका पर्पज है देश कल्याण। देश कल्याण कैसे? और ये जो टैक्स का सिस्टम है बहुत पुराना चला आ रहा है, ऐसा ही नहीं है कि 2-4 दिन का है, 2-4 सालों का है। ये कह रहे बहुत पुराना चला आ रहा है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा, ठीक है ना, जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान, सूरज देवता, ठीक है ना, ये भी टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये कैसे टैक्स कलेक्ट करते हैं? इसके लिए एक दोहा लिखा गया। जब गर्मी होती है, गर्मी, गर्मी के अंदर ये समुंदर से, नदियों से, ठीक है ना, कोई मजदूर काम कर रहा है, तुम्हारे पसीने के रूप में सोख लेते हैं सारा पानी, और फिर ऊपर जाकर उसी पानी को वर्षा के रूप में, बारिश के रूप में, जहां जहां जरूरत होती है वहां फैला देते हैं। तो कह रहे एक तरीके से टैक्स ये भी कलेक्ट कर रहे हैं, पहले तुमसे ले रहे हैं फिर तुम्हें वापस दे रहे हैं। इसी तरीके से जो लीगल टैक्स है उसका पर्पज ही है। लीगल टैक्स का पर्पज क्या है? कि मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, कि टैक्स जो कि आदमियों को देना है, किसे? गवर्नमेंट को। अब गवर्नमेंट क्या करेगी भाई? गवर्नमेंट उस टैक्स को लेकर करेगी क्या? तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट उस टैक्स को लेगी उसके बाद वो पब्लिक सर्विस देगी, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डिफेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो गवर्नमेंट तो एक तरीके से क्या हो गई? मीडिएटर हो गई। पैसा है हमारा ही, पैसा है हमारा ही, और आना हमारे पास ही है। ठीक है ना। पैसा है हमारा ही, होना हम पे ही खर्च है। तो भाई गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? इन्होंने क्या करा, संविधान में इस बात को लिखा। कौन सी बात को लिखा? कि जो भी तुम टैक्स लगाओगे, जो भी तुम टैक्स लगाओगे, तो टैक्स लगाने के लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर कोई भी तुमने टैक्स लगाया और उसकी अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो टैक्स इलीगल है, वो टैक्स इलीगल है। तो जो बिहार में 30 साल पहले माफिया लोग टैक्स लगाते थे, क्या वो लीगल था, इलीगल? तो सर वो इलीगल था। अगर हमारे संविधान में ये लिख दिया जाता, संविधान में ये एक आर्टिकल लिख दिया जाता कि बिहार के अंदर, ठीक है ना, जो भी वहां का सबसे ताकतवर आदमी होगा वो हर फैक्ट्री से 2 लाख रुपए महीना कलेक्ट करेगा, तो क्या बन जाता? वो लीगल। लेकिन संविधान में क्या लिखा था? संविधान में लिखा था नो टैक्स शैल बी लेविड
नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। और ये वाली बात किसमें लिखी थी? आर्टिकल 265 में। ये वाली बात किसमें लिखी थी? आर्टिकल 265 में। तो अगर कल को जीएसटी में कोई भी टैक्स लग जाता है, अगर कल को जीएसटी में कोई भी टैक्स लग जाता है, कल को मोदी जी कहने लग जाए, ठीक है ना, कल को मोदी जी कहने लग जाए कि भाई साहब ऐसा है, आगे से ना तुम्हारे को ना ये टैक्स और देना पड़ेगा, देश के हालात, ठीक है ना, अच्छे नहीं चल रहे, मेरे कपड़ों का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, एक एक सूट 50-50 लाख का आ रहा है, तो मैं एक टैक्स और लगा रहा हूं तुमसे, मोदी गारमेंट टैक्स, ठीक है ना, जो आपको देना है। तो कहने लगे कि अगर ऐसा कोई भी टैक्स लगाए और जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, तो उस टैक्स को वो इनवैलिड होगा, वो इलीगल होगा, क्योंकि आर्टिकल 265 क्या कहता है? टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहां पर, ठीक है ना, क्या लिखा है? टैक्स मस्ट बी बैक्ड बाय ए वैलिड लॉ पास्ड बाय ए कंपिटेंट लेजिस्लेचर, कि भाई जो टैक्स लगाना है उसके लिए जो लेजिस्लेचर है कंपिटेंट। अब कंपिटेंट लेजिस्लेचर कौन है? यहां पर दो ही कंपिटेंट लेजिस्लेचर है, एक पार्लियामेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारे देश का संविधान लिखा गया तो हमारे देश के संविधान में इस तरीके से बातें लिखी गई कि भाई देश को चलाने के लिए, ठीक है ना, स्टेट भी टैक्स लेगी और सेंट्रल भी टैक्स लेगी। सर स्टेट क्यों लेगी? अब जैसे मान लो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं है, और अगर संविधान में लिखा रहता कि स्टेट टैक्स नहीं लेगी, तो उस स्टेट को चलाने के लिए क्या उन्हें मोदी जी से भीख मांगनी पड़ती या नहीं? उन्हें भीख मांगनी पड़ती या नहीं कि मोदी जी हमें दे दो, मोदी जी हमें भी दे दो, हमें अपनी स्टेट चलानी है। तो जब हमारा संविधान बना तो संविधान में ही लिख दिया कि स्टेट तुम्हें अपने आप को चलाना है, तो तुम मोदी जी पे ज्यादा निर्भर नहीं हो, तुम अपना टैक्स लगाना और अपनी स्टेट को चला लेना। लेकिन सारी पावर अगर स्टेट को दे देते, जम्मू कश्मीर की पावर, अगर जम्मू कश्मीर की सारी पावर स्टेट को दे दी, महबूबा मुफ्ती को, ठीक है ना, तो पता चलता, ठीक है ना, वो, ठीक है, उसे कब का बेच खाते, पाकिस्तान चाइना वाले ले जाते। तो सेंट्रल ने कहा यहाँ पे मिलिट्री हमारी होगी, सेंट्रल ने क्या बोला कि भाई यहाँ पर मिलिट्री तो हमारी रखेंगे। तो जो नौकरी होती है हमारे देश में कौन सी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए सेंट्रल को भी पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, चाहिए या नहीं? आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है ना। तुमने देखा होगा हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंट्रल के अलग होते हैं, स्टेट के अलग होते हैं, ठीक है ना। मोदी जी जब बंगाल जाते हैं तो क्या वो भरोसा कर लेंगे स्टेट की पुलिस पे, ममता बनर्जी की या वो अपने सेंट्रल के आदमी लेके जाते होंगे? बोलो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टैक्स लगाने की पावर इन दो लोगों के पास है। किसके पास? ठीक है ना, किसके पास भाई? पार्लियामेंट के पास और स्टेट के पास। तो कई बार जब तुम डिस्कशन करोगे, तो कई बार जब हम डिस्कशन करते हैं, तो एक जगह में डिस्कशन में गया हुआ था, तो वहां पर कुछ लोग मुझे कह रहे ये एक ही टैक्स क्यों नहीं कर देते, ये सीजीएसटी एसजीएसटी लगाते हैं, ये एक ही टैक्स क्यों नहीं कर देते, कि भाई एक ही टैक्स लगा दे इनकम टैक्स की तरह, ठीक है ना, ये अलग अलग क्यों लगाते हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कि टैक्स जो लगेगा, ठीक है ना, वो कौन लगा सकता है? पानी देना। टैक्स लगाने की जो अथॉरिटी जिसके पास है वही लगा सकता है। तो आर्टिकल 265 ने इस बात को लिखा, ठीक है ना, आर्टिकल 265 ने इस बात को लिखा कि भाई टैक्स जो लगेगा उसके पास अथॉरिटी जो होगी वही करेगा, ठीक है ना। और अथॉरिटी किस पे है? पार्लियामेंट पे और स्टेट लेजिस्लेचर पे, इन दोनों पे अथॉरिटी, ठीक है ना। किस चीज की अथॉरिटी है? लेवी करने की और कलेक्शन करने की। और ये जो दोनों चीजें, लेवी एंड कलेक्शन,
ये दोनों वर्ड है, लेवी एंड कलेक्शन। ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी बैक्ड बाय वैलिड, ठीक है ना, इनएक्ट लो, कि जब आप इसे लगाओ तो वो एक्ट में लिखा हो। इसके लिए आप लो बनाओ तभी ले सकते हो। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आ गया और तुमने बोला कि भैया मुझे ना मोदी जी ने भेजा है, ठीक है ना, और मोदी जी तो तुम्हें पता है ना पार्लियामेंट में सबसे, ठीक है ना, पावरफुल आदमी है, तो उन्होंने 2 लाख मांगे हैं, दे दो, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास पावर है पार्लियामेंट के पास। या कोई व्यक्ति कह दे बिहार में, ठीक है ना, मुझे नीतीश कुमार जी ने भेजा है, ठीक है ना, स्टेट के सबसे पावरफुल आदमी मुख्यमंत्री है, तो 2 लाख रुपए दे दो। अरे भाई तुम्हें अगर टैक्स लेना है स्टेट, अगर तुम्हें टैक्स लेना है सेंट्रल, तो क्या बनाओ, लो बनाओ। क्या बनाओ, लो बनाओ। क्या बनाओ, लो बनाओ, ठीक है ना, तभी ले सकते हो। तो ये वाली बात किसमें लिखी गई, आर्टिकल 265 में, कि जो भी आप टैक्स लोगे, जो भी आप टैक्स लोगे, ठीक है ना, जो भी आप टैक्स लोगे, ठीक है, तो टैक्स लगाने की जो पावर थी, ठीक है ना, तो लिखा नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ हैज बीन रिटन इन आर्टिकल 245। उन्होंने कहा किस पे अथॉरिटी है, क्या मोदी जी पे है, क्या नीतीश कुमार पे? उन्होंने कहा नहीं। आर्टिकल 245 में लिखा पार्लियामेंट में, क्या लिखा, हमने कहा कि अथॉरिटी चेक करते, अथॉरिटी किस पे, तो हमने देखा अथॉरिटी है किस पे, आर्टिकल 245 में, पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 245 ने ये बोला कि भाई देखो अथॉरिटी किस पे है, पार्लियामेंट पे, और पार्लियामेंट पे अथॉरिटी किसकी है, कि वो पूरे इंडिया के लिए टैक्स लगा सकता है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा और किसी पे भी अथॉरिटी है? मैंने कहा हाँ, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, और जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट होगा वो पूरी स्टेट के लिए टैक्स लगा सकता है, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट पूरी स्टेट के लिए टैक्स लगा सकता है। तो ये वाली बात कहां से निकल कर आई भाई, संविधान से। कहां से निकल कर आई, संविधान से। टैक्स लगाने की पावर 2 पे आ गई, एक हो गई मम्मी हमारी स्टेट, और एक हो गए हमारे पापा, ठीक है ना, पार्लियामेंट, ठीक है। ये दोनों पापा मम्मी मिलकर, ठीक है ना, लॉ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लॉ बनाएंगे, ठीक है ना, देश चलेगा ऐसे। पापा मम्मी ने आपस में बात कर ली, ठीक है। ये दादाजी हमारे, आर्टिकल 265, इन्होंने बोल दिया कि भाई ठीक है ना, जो टैक्स कलेक्ट होगा वो अथॉरिटी ऑफ लॉ से होगा, अथॉरिटी ऑफ लॉ दोनों के पास है। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब ये बेटा कौन, आम आदमी, ये बेटा बिल्कुल आम आदमी, अब इस पे टैक्स लगना है, और ये बंगाल का आदमी है, बंगाल का आदमी है, इस पे टैक्स लगना है। तो क्या ममता जी इस पे टैक्स लगा सकती है या नहीं, ममता जी इस पे टैक्स लगा सकती है या नहीं, बोलो। आर्टिकल 245 के हिसाब से यस सर, यस सर। लगा सकती है। तो उन्होंने एक लॉ पास करा कि इसके ऊपर, ठीक है ना, अगर ये कुछ करता है तो इसके ऊपर 100 रुपए का टैक्स लग जाए। ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सेल कर रहा है, 100 रुपए का टैक्स लग जाए। अच्छा, अब बात हुई जो पापा है सेंट्रल, मोदी जी जो दिल्ली में बैठे, क्या वो इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं? यस सर। यस सर। तो मतलब ये तो ये बात हो गई कि बेटे ने कुछ गलती करी, माँ ने 2 थप्पड़ लगा दिए, पिताजी है, पिताजी ने भी 2 थप्पड़ लगा दिए। अब ये बेटा बड़ा परेशान, ये कह रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, दोनों आते हो दोनों पीटते हो। तो वो कह रहा तुम मिल के सलाह कर लो, तुम मिल के सलाह कर लो, ठीक है ना। बेटे की एक बहन, साथ में बहन भी थी, मतलब इनकी एक बेटी भी थी। तो बेटे को तो 4 थप्पड़ लग जाते थे, बेटी बच जाती थी, इस पे कोई टैक्स नहीं लगाता तो, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, मिलकर सलाह करो, ठीक है ना, कि बेटे की अथॉरिटी पापा पे, बेटी की अथॉरिटी मम्मी पे, कि भाई साहब एक एक बार ही पिटाई होगी। यहां पर तो ये बच गया, इसकी तो एक बार भी पिटाई नहीं हुई और मेरे को दोनों ने पीट दिया। तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा करते हैं, बंटवारा करते हैं। इन्होंने क्या बोला, ऐसा करते हैं, बंटवारा करते हैं, कि हम दोनों पे अथॉरिटी है, तो हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं कि किस चीज के लिए लॉ मैं बनाऊंगा और किस चीज के लिए लॉ तुम बनाओ। तो बोलो ऐसा बंटवारा करना सही था या नहीं, ऐसा बंटवारा करना सही था या नहीं? यस सर, हाँ, यस सर। ऐसा बंटवारा किया गया, ऐसा बंटवारा किया गया। क्या उसके लिए भी कोई आर्टिकल बनाया होगा?
बिल्कुल। क्या Yes. भी कोई आर्टिकल बनाया होगा? हाँ जी, बताओ बिल्कुल। कौन सा आर्टिकल बनाया होगा उसके लिए? 246 246. उसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम था 246। क्या नाम था उसका? 246। एक बार ये लो बिफोर लो की एक बुक देना मुझे। उसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया जिसका नाम था 246। 6। अब ये 246 क्या कहता था? अब ये 246 क्या कहता था? जरा इसे ध्यान से समझना। अब ये 246 क्या कहता था? आर्टिकल 246 ये कहता था कि भाई हम इसमें लिख देंगे कि किन किन सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी और किन किन सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट लॉ बनाएगी। तो ये आर्टिकल 246 में लिख दिया गया कि भाई पार्लियामेंट के पास किस किस चीज की एक्सक्लूसिव पावर है और किस किस चीज की स्टेट के पास पावर है। ठीक है ना? ठीक है ना? तो यहां पर इन्होंने इस बात को लिखा। अब जब ये बना रहे थे कि भाई इस पे टैक्स तुम लगाना, इस पे टैक्स तुम लगाना, ये कहानी चल रही थी। ठीक है? तो इन्होंने लिस्ट बनाई। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या लिखा कि जो यूनियन लिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा? जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स लिखे हैं, उन्होंने क्या लिखा? जो यूनियन लिस्ट में मैटर लिखे हैं उस पे टैक्स, उस पे लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट। जो स्टेट लिस्ट में मैटर लिखे हैं या लिस्ट 2 में मैटर लिखे हैं उस पर जो लॉ बनाएगा वो कौन बनाएगा? स्टेट। और एक तीसरी लिस्ट थी जिसका नाम था कंकरेंट लिस्ट। जिसका नाम था कंकरेंट लिस्ट। उसमें ये दोनों लोग ही लॉ बना सकते। तो अब जीएसटी कौन सी लिस्ट से आया? जीएसटी कौन सी लिस्ट से आया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। concurrent list गलत। जब आप सर, सभी यूनियन से आया। यूनियन लिस्ट गलत। सर उसके लिए अलग आर्टिकल बना ठीक है ना? तो जब आप इसे पढ़ोगे, क्योंकि जीएसटी में स्टेट भी टैक्स लेती है और सेंट्रल भी लेती है, तो क्या वो स्टेट लिस्ट से आ सकता था? नहीं। नहीं. ठीक है ना? जीएसटी में स्टेट और सेंट्रल टैक्स लेती है, तो क्या वो पार्लियामेंट लिस्ट से आ सकता था? यूनियन लिस्ट से आ सकता था? नहीं। तो वो आ किससे सकता था? एक बार को कंकरेंट लिस्ट से। लेकिन इस लिस्ट में लिखा हुआ था कि इसमें जितने भी मैटर होंगे वो नॉन टैक्सेशन मैटर होंगे। कौन से मैटर होंगे भैया? नॉन टैक्सेस टैक्सेशन मैटर। और जीएसटी क्या है? टैक्स मैटर है। Yes. तो क्या जीएसटी इस वाली लिस्ट से आ सकता था या नहीं? नहीं. नहीं। और इस लिस्ट के अलावा पूरे संविधान में कहीं था ही नहीं जहां से जीएसटी आ जाए। तो क्या जीएसटी जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स थे, आर्टिकल 246 जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, क्या वहां से आ सकता था? बोलो। हाँ, अगर आ सकता था तो फिर तो लॉ को अमेंड करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो संविधान को अमेंड करना ही नहीं था। तो वहां से आ ही नहीं सकता था, तो इसलिए संविधान को अमेंड किया गया और संविधान को अमेंड करके उसमें एक नया आर्टिकल डाला गया जिसका नाम था आर्टिकल 246A। जिसका नाम था आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A। क्या नाम था उसका? आर्टिकल 246A। समझ आया या नहीं? बोलो, समझ आया या नहीं? Yes. तो Sir. संविधान को चेंज करा और क्या बोला? आफ्टर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी इंसर्टेड। कि संविधान के अंदर जहां पर आर्टिकल 246 है उसके बाद हम एक नया आर्टिकल डालते हैं जिसका नाम है 246A। मैंने कहा जी 246A में क्या लिखा है?
उन्होंने कहा 246 में लिखा है नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 और 254। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? ओवर रूल करना। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? ओवर रूल। ओवर रूल का मतलब, ठीक है ना, कि भाई जो इसके अंदर लिखा हुआ है सब वो भाड़ में गया, ठीक है ना। नॉट विद स्टैंडिंग, क्या लिखा है? नॉट विद स्टैंडिंग, हम सबसे ऊपर। तो क्या लिखा? आर्टिकल 246A स्टार्ट होता है किससे? नोट ऑप्शंस क्लोज से, कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254 पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। क्या बोला? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state। तो पावर किसे दे दी गई कि तुम कानून बनाओ? आर्टिकल 246A में पावर दे दी गई किसे? कि तुम कानून बनाओ। किसे दी गई पावर? पार्लियामेंट को और स्टेट बोलो स्टेट को State को. तो उन्होंने कहा ठीक है हम बनाते, ठीक है ना। जब ये पावर आ गई तो सभी स्टेट्स ने कहा कानून बनाने की पावर आ गई, वेल एंड गुड, अब तो हम ऐसा कानून बना देंगे पूछो ही मत। तो बिहार में, ठीक है ना, तो बिहार का जीएसटी बनाना था, तो बिहार का जीएसटी बना के लाए होंगे नीतीश जी। उन्होंने कहा देखो ये मेरा जीएसटी है, ये मैं कानून बनाने की पावर दिया तुमने मुझे, मैं बना रहा हूं, ये मेरा जीएसटी। बंगाल का जीएसटी किसने बनाया होगा? ममता जी ने। ये देखो ये हमारा जीएसटी है, ठीक है ना, हम ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। दिल्ली का जीएसटी केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा ये मेरा जीएसटी देखो। और एक किसे बनाना था जीएसटी कानून? पार्लियामेंट को। एक मोदी जी लिया है अपना जीएसटी। तो तुम कल्पना करो, तुम कल्पना करो कि आर्टिकल 246A के अंदर दोनों को पावर दे दी गई कि तुम कानून बनाओ, स्टेट वालों तुम भी और पार्लियामेंट वालों तुम भी। तो आज की डेट में कितने जीएसटी एक्ट पढ़ते तुम? आज की डेट में कितने जीएसटी एक्ट पढ़ते तुम्हारी रेल? स्टेट तो है, जितने स्टेट है सर। सब पढ़ते हैं, सबका जीएसटी पढ़ते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा है, हमसे तो ना हो पाएगा, हमसे तो ये सारे जीएसटी बनेंगे नहीं, और ये बनेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, सब बनेंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, ये तो रायता फैल जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा कर रहे हो, संविधान को अमेंड कर रहे हो, संविधान को अमेंड कर रहे हो, नए आर्टिकल डाल रहे हो? उन्होंने कहा हाँ डाल ले। उन्होंने कहा एक और आर्टिकल डालो इसमें। उन्होंने कहा एक और आर्टिकल डालो। मैंने कहा अब कौन सा आर्टिकल डलवा रहे हो? कह रहे एक आर्टिकल डालो 279A। मैंने कहा इसका पर्पज क्या है 279A आर्टिकल डालने का? कह रहे डालो तो सही। तो इन्होंने एक नया आर्टिकल डलवाया संविधान में, पहले नहीं था ये आर्टिकल। ये कह रहे जब संविधान चेंज ही हो रहा है तो अच्छे से चेंज करो, संविधान को अमेंड कर रहे हो तो एक नया आर्टिकल डाल दो। उन्होंने कहा एक नया आर्टिकल डालेंगे, इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 279A। मैंने कहा इसे डाल के करोगे क्या? इसे डाल के करोगे क्या? उन्होंने कहा हम बनाएंगे एक जीएसटी काउंसिल, हम बनाएंगे एक जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल का जन्म कहां से हुआ? जीएसटी एक्ट से हुआ या संविधान से हुआ? जीएसटी काउंसिल का जन्म कहां से हुआ? संविधान. संविधान के आर्टिकल 279A से। A से. इसे और आर्टिकल 279A में काउंसिल जब बनाई गई, मैंने कहा तुम क्या करोगे? तो उन्होंने कहा हम अपनी एक टीम बनाएंगे, ठीक है ना, और उस टीम की मुखिया होगी निर्मला सीतारमन, चेयरपर्सन उस टाइम पर अरुण जेटली। उन्होंने कहा हम अपनी टीम बनाएंगे और टीम का कैप्टन होगा कौन? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, ठीक है ना, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो होगा टीम का कैप्टन। और हम अपनी इस टीम में 11 खिलाड़ी लेंगे, हम अपनी इस टीम में और 10 खिलाड़ी लेंगे, ठीक है ना। हर एक स्टेट से एक एक आदमी, हर एक स्टेट से उसका फाइनेंस मिनिस्टर ले लेंगे, ठीक है ना, हर एक स्टेट से उसका फाइनेंस मिनिस्टर ले लेंगे, ठीक है। तो पूरी टीम हो गई भाई। और उन्होंने कहा अब हम पूरी टीम हमारी तैयार है,
अब हम पूरी टीम, तो क्या जो जीएसटी काउंसिल होगी, क्या उसमें बंगाल का आदमी भी आ गया या नहीं? बंगाल से ममता बनर्जी ने जिसे भेजना था उसे भेज दिया, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने जिसे भेजना था उसे भेज दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा जीएसटी काउंसिल में सब लोग हो जाएंगे, और इन्होंने कहा तुम ऐसा करते हैं, हम सब इकट्ठे बैठेंगे, कहाँ दिल्ली में, कभी दिल्ली में, कभी जयपुर में, कभी कश्मीर में, हम मीटिंग करेंगे और उसे हम बोलेंगे जीएसटी काउंसिल मीटिंग। और जो हमारी पहली मीटिंग होगी, जो हमारी पहली मीटिंग होगी, तो पहली मीटिंग में ही, ठीक है ना, हमने ना एक्सपर्ट लोगों से मिलकर एक मॉडल जीएसटी लॉ बनाया है। क्या बनाया हमने? एक्सपर्ट लोगों से मिलकर मॉडल जीएसटी लॉ बनाया है, जो हम 1 जुलाई 17 से लाने की सोच रहे हैं। ये वाली बात कब चल रही है? ये वाली का बात कब चल रही है जीएसटी काउंसिल बनाने की? ये बात कब चल रही है, कौन सी तारीख पे बोलो? 16 में 8 सितंबर 8 सितंबर 2016। 8 सितंबर 2016 को जब संविधान अमेंड किया गया तो जीएसटी काउंसिल बन गई। और जीएसटी काउंसिल किसने बनाई? राष्ट्रपति जी। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 60 डेज, ये कह रहे 8 सितंबर 2016, ये कह रहे 8 दिसंबर 2016 के 60 दिनों के अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति एक जीएसटी काउंसिल बनाएंगे और उसमें सरदार रखेंगे किसे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, और सब स्टेट का एक एक आदमी होगा। तो जीएसटी काउंसिल बननी थी 60 दिनों के अंदर, जल्दी बन गई। और जल्दी बनकर उन्होंने अपनी पहली मीटिंग करी। और पहली मीटिंग में क्या बोला? पहली मीटिंग में क्या बोला कि हम सब एक मॉडल जीएसटी लॉ लाए हैं और अब सब स्टेट को बांट दिया। कह रहे तुम्हें नहीं बनाना, तुम्हें नहीं बनाना। अब नीतीश कुमार तो खुश हो गए, कह रहे यार अच्छा हुआ साला, नहीं तो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। ममता दीदी खुश हो गई, अरे हम कहां से बनाते, कह रहे इन्होंने बना दिया, यही ठीक है। तो इन्होंने कहा कि तुम सब बस इस पे हाँ कर दो, तुम सब क्या कर दो, इस पर हाँ कर दो, तुम सब इस पर हाँ कर दो कि हाँ हमें ये एक्ट मंजूर, ठीक है, तुम सब हाँ कर दो कि हमें ये एक्ट मंजूर है। तो जब तुम हाँ कर दोगे, जब तुम हाँ कर दोगे तो क्या मान लिया जाएगा कि एक्ट किसने बनाया? स्टेट ने। ये एक्ट किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। समझ आई मेरी बात या नहीं? बोलो समझ आई या मेरी बात? तो हर चीज जीएसटी काउंसिल में क्यों होती है अप्रूव? हर चीज जीएसटी काउंसिल में अप्रूव क्यों होती है? क्योंकि उस काउंसिल के अंदर स्टेट का भी आदमी है, सेंट्रल का भी आदमी है। और हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ था? कानून कौन बनाएगा? स्टेट और सेंट्रल, ठीक है ना। तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल को एक ऐसा मीडिएटर बनाया, एक ऐसी जगह बनाया कि जहां पर सारे लोग आ जाए, स्टेट के भी सेंट्रल के भी, और वो कानून बनाते, और वो कानून बनाते। समझ आई ये वाली बात या नहीं? बोलो समझ आई ये वाली बात या नहीं? बोलो Yes, जीएसटी sir. काउंसिल क्लियर हुआ? हाँ, यस सर, यस सर, आर्टिकल 279A क्लियर हुआ? अभी ऐसा है ना, यस सर, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ पहले एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम इसे और पढ़ लेंगे, ठीक है, वैसे वैसे हम इसे और पढ़ लेंगे। तो ये हमारा जीएसटी काउंसिल का हिसाब किताब रहा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब जीएसटी काउंसिल हमारी बन गई, उन्होंने एक्ट बना दिए, ठीक है ना। अब उसकी चर्चा करेंगे कैसे कैसे बने, क्या क्या इसमें हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीजों की समस्या हो रही, ठीक है ना। अच्छा तुम मुझे एक चीज और बताओ भाई, है ना, एक चीज मुझे और बताना। भारत का नक्शा देखा है तुम सब लोगों ने? हाँ, भारत का नक्शा देखा है? अंडमान Yes, sir. निकोबार भारत में है या नहीं है? अंडमान निकोबार भारत में है या नहीं है?
है बहुत बढ़िया, ठीक है ना? चलो चलो मैं तुम्हारी याददाश्त के लिए तुम्हें दिखा देता हूँ, ठीक है? ये है हमारा भारत का नक्शा, ठीक है? ठीक है, तो अब तुम्हारी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी है, ठीक है ना? तो भारत में स्टेट क्या है और यूनियन टेरिटरी क्या है, ये पता है तुम्हारे को? क्या होती है स्टेट, क्या होती है यूनियन टेरिटरी? चलो क्लास में किसी बच्चे को खड़ा करके पूछती है, ठीक है ना? पूछ ले किसी बच्चे को, पूजा गिरी नोएडा से, अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगी, ठीक है ना? यस सर। ठीक है ना? हमारे देश में यूनियन टेरिटरी कितनी है? ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे अब कुछ दिनों बाद, यूनियन टेरिटरी 7 सर। मगर 8 है, एक को काउंट नहीं किया जाता है। ये कह रही एक है उसे काउंट नहीं किया जाता, ठीक है? चलो अब हमारी क्लास के दूसरे स्टूडेंट अपने खड़े होंगे, खड़े होके इंदिरा, इंदिरा बताएंगे यूनियन टेरिटरी क्या होता है। इंदिरा अनम्यूट करके बताएंगे, ठीक है? खड़े होने का मतलब होता है अनम्यूट करके बताना। इंदिरा, इंदिरा खड़े होके हाँ बताओ ना अनम्यूट करके, क्या यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है? 7 होगा सर, हाँ 7 होगा। अच्छा, सात तो होगा, चलो 7 8 की तो बाद में, ये होता क्या है यूनियन टेरिटरी? जिस स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बोला था। जिस स्टेट को, ठीक है? हाँ चलो अगले बच्चों को खड़ा करें, ठीक है ना? किसे? रितेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल अनम्यूट करके बताएंगे यूनियन टेरिटरी क्या होता है। सर यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल रहता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको परिचालना करती है। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अगर हम इसे हिंदी में बोले तो हम पढ़ा करते थे केंद्र शासित प्रदेश। क्या पढ़ा करते थे? केंद्र शासित प्रदेश। कि ऐसे प्रदेश जहां पर केंद्र का शासन है उन्हें हमने बोला यूनियन टेरिटरी। उसे हमने क्या बोला? यूनियन टेरिटरी। अच्छा तो अब अच्छा तुम मुझे बताओगे अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी। यहाँ अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी। तो अंडमान निकोबार के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? अंडमान निकोबार के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर नहीं होता वहां पे। हाँ ये कह रहे सर यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होता। तो यहाँ पर कौन होता है? चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ने दिया हुआ आदमी। राज्यपाल होता है। कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर हिंदी में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं थे? राज्यपाल। जी राज्यपाल। राज्यपाल। हाँ LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। अंडमान निकोबार की यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे अच्छा इसकी विधानसभा होती होगी क्या कोई? नहीं, लेजिस्लेचर ही नहीं होता है वहां पे। वहां पे कोई लेजिस्लेचर नहीं होता तो कोई विधानसभा नहीं होता। अच्छा बहुत अच्छी बात तुमने बताई। अच्छा ये देखो नक्शे में तुम्हें एक दिख रही होगी बहुत छोटी सी दिल्ली। तो दिल्ली क्या है भाई? स्टेट भी है और यूटी भी है। यूटी है सर। यूटी यूटी विद लेजिस्लेचर। टीचर है। हाँ यूनियन टेरिटरी। यूटी विथ स्टेट लेजिस्लेचर। वो क्या है? यूटी। यूटी तो इसका मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। मर लेना। अभी तो तुम बता रहे थे यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री नहीं होता यार। सर इसमें 90 के आसपास हुआ था। That is called partial state. Delhi partial state है सर। अब ये नया टर्म लिया ही, ये पार्शियल स्टेट है। इसलिए वहाँ CM है सर और LG भी है। अच्छा अभी अच्छा तुम बताओ यूनियन टेरिटरी है या नहीं है? पहले बताओ। है सर। सर है। और यूनियन टेरिटरी में तुमने अभी मुझे क्या लिखवाया? यूनियन टेरिटरी में CM नहीं होता। जी इनका अपना लेजिस्लेचर है सर। इनका है 3 स्टेट का है खुद का लेजिस्लेचर। आप पहले इस चीज को समझो, एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वैसे तुम्हें पता होगा, वैसे तो यूनियन टेरिटरी होती है, लेकिन एक होता है यूटी विद लेजिस्लेचर। क्या होता है?
UT with legislature. विद लेजिस्लेचर। समझ में आया कि ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेचर है, Yes. ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका लेजिस्लेचर है। तो अंडमान एंड निकोबार कैसी यूनियन टेरिटरी है जिसका लेजिस्लेचर है या नहीं है? नहीं है। नो, नहीं है। और दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका लेजिस्लेचर है। तो जब लेजिस्लेचर है तो इसकी अपनी विधानसभा है, इसका अपना सीएम है या नहीं? यस सर। Yes. Yes sir. क्या ये अपना कानून बना सकती है या नहीं? और जो एलजी कि- भी है ना। हाँ, एलजी भी है, ठीक है, इस पे दोनों है, ठीक है ना। तो क्या ये अपना कानून बना सकती है? जो अभी हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 246 ए, जी दिल्ली बना सकते जी बना सकते हैं। बना सकती है या नहीं बना सकती? जी हाँ जी। क्या अंडमान निकोबार बना सकती है? नहीं। नहीं नहीं पहले इन दोनों में अंतर क्लियर हुआ तुम्हारे को? जी जी सर। क्लियर हुआ? बोलो। Yes sir. हाँ जी, अंतर क्लियर हुआ? चलो, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इन्होंने कहा क्या पता तुम मेरी बात मानो या ना मानो, क्या जो बातें मैंने तुम्हें बताई क्या पता तुम ये मानो या मत मानो। कल को तुम ये कह दो, कल को तुम ये कह दो कि दिल्ली, अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला, कल को तुम ये कह दो कि दिल्ली अपना कानून नहीं बना सकती क्योंकि ये यूनियन टेरिटरी है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, आप संविधान को चेंज करो और संविधान में अमेंडमेंट करो, और अमेंडमेंट करो इसके आर्टिकल 366 में। किस में अमेंडमेंट करवाई गई? आर्टिकल 366। और आर्टिकल 366 किस चीज के लिए है, कोई बताएगा? संविधान के आर्टिकल 366 में क्या लिखा है? बोलो। संविधान के आर्टिकल 366 में क्या लिखा है? डेफिनेशन सर। डेफिनेशन, किसी भी चीज की डेफिनेशन। उन्होंने कहा स्टेट की जो डेफिनेशन है वो डालो इसमें कि स्टेट का मतलब क्या है। तो उन्होंने एक स्टेट की डेफिनेशन लिखवाई, एक नई स्टेट की डेफिनेशन लिखी। और उस स्टेट की डेफिनेशन में क्या लिखा? स्टेट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 246 ए, कि आर्टिकल 246 ए में जो स्टेट है 268 में, 269 में, 269 है और आर्टिकल 279 में इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, कि जो यूनियन टेरिटरी जिसपे अपना लेजिस्लेचर होगा वो किस कैटेगरी में आएगी? स्टेट में। State. किस कैटेगरी में आएगी? स्टेट में। किस पर्पज के लिए? किस पर्पज के लिए? जीएसटी के लिए। नहीं, GST. GST के लिए नहीं, आर्टिकल 246 ए के लिए, 268 के लिए, 269 के लिए, 269 ए के लिए और 279 ए के लिए। तो जब भी जीएसटी काउंसिल होगी तो जीएसटी काउंसिल बोलेगी दिल्ली तू क्या है, स्टेट या यूटी? स्टेट स्टेट स्टेट। दिल्ली कहेगी तुझे मुझे स्टेट मानना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? क्योंकि मैंने स्पेशल लिखवाया है, आर्टिकल 366 में एक नई क्लॉज इंसर्ट करवाई थी 26 भी, और उसमें लिखवाया था कि तुम मुझे स्टेट मानोगे। समझ आई मेरी बात? तो सिर्फ ये सर जीएसटी के पर्पस के लिए मानी जाएगी, अदर किसी एक्ट में या कहीं पे उस वहां पे? अब ठीक है ना। अब अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते संविधान में लिखा है आर्टिकल 366 की 26 बी में कि हम स्टेट हैं, तो राज्यपाल तुम यहां से जाओ, भाग जाओ, तो फिर मोदी जी कहेंगे संविधान को ढंग से पढ़। संविधान के जो आर्टिकल 366 क्लोज 26 बी में लिखा हुआ है कि तुम स्टेट हो, लेकिन किसके लिए? 246. जीएसटी के लिए। 246 ए की होगी, आर्टिकल 268 की होगी, 269 की होगी, 269 ए की होगी, 279 ए की होगी। सिर्फ इसके लिए। सिर्फ इसके। सिर्फ उसके। समझ आई में? Yes, तो sir. सिर्फ, ठीक है ना। अब तुम बोलो सिर्फ जीएसटी, क्या पता इनमें कुछ और कहानी भी लिखी हो।
अभी तो हमने सारे आर्टिकल थोड़ी पढ़े हैं, और कोई मैं तुम्हारा यूपीएससी की क्लास थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि तुम्हें सारे आर्टिकल पढ़ाऊंगा। मैं तो तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जीएसटी कई लोगों को पहली क्लास जब मैं डालता हूँ यूट्यूब पे, वो सोचते हैं सर ये तो यूपीएससी की कोचिंग दे रहे, ठीक है ना, पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि यार हमने तो जीएसटी की फीस दी थी, ये तो कुछ यूपीएससी पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर ये चीज तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा। ये कह रहे हैं सर ये तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, आप बेवकूफ हो, आप ही पढ़ा रहे हो, है? नहीं नहीं सर मतलब ये नॉलेज तो कोई भी गेन नहीं कराएगा। क्या नहीं करते। अच्छा, नहीं मुझे लगा ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। नहीं सर मतलब इतनी डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा सर। अच्छा चलो, तो पढ़ना जरूरी है या नहीं है? सर जरूरी है, तभी तो पता लगेगा सर। जरूरी सर डीपली पढ़ाते हैं। 270 ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक बात और हुई, जब आर्टिकल 366 खुला ही हुआ है, तो जब कोई भी मूर्ख इंसान तुमसे ये कह दे कि एक ही स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा दो, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन करा दो, एक ही टैक्स लगा दो, इतने टैक्स क्यों लगाए गए, तो उन मूर्खों को बताना कि संविधान पढ़ ले। संविधान में दोनों के पास पावर है, दोनों ही टैक्स लगाएंगे, ठीक है ना। संविधान में दोनों के पास पावर है, दोनों ही टैक्स लगाएंगे। तो जीएसटी में ऐसा नहीं हो सकता। इनकम टैक्स की पावर क्या है, सिर्फ पार्लियामेंट पे है, इसलिए वो यूनियन लिस्ट 1 में है, ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। लेकिन जीएसटी किसी लिस्ट में नहीं लिखा हुआ। जीएसटी आर्टिकल 246 ऐसे लग रहा है, तो वो सब लगाएंगे। अब कुछ मूर्ख तुमसे आगे चल के क्या बोलेंगे, ठीक है, जब जीएसटी, अच्छा जीएसटी 1 जुलाई से बन रहा था, या जब ये संविधान आ रहा होगा तब पार्लियामेंट में हल्ला नहीं हो रहा होगा, इसे Yes. पास तो नहीं पास करते। आ तो गया था 14 में, पास कब हुआ 16 में, 16 में। तो 2 साल तक लड़ाई हो रही होगी ना कि भाई ये हाँ जो जी। तुमने इसमें अमेंडमेंट करी है ये सब गड़बड़ कर रहे हो। तो एक लड़ाई हो रही थी इस डेफिनेशन पे। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, जीएसटी जीएसटी तुम कर रहे हो, जीएसटी का मतलब क्या है। उन्होंने कहा जीएसटी जीएसटी तुम कर रहे हो, जीएसटी का मतलब क्या है। उसने कहा जीएसटी, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, गुड्स और सर्विस पे टैक्स, ठीक है ना। तो गोवा जो था, गोवा के जो वो थे, ठीक है ना, गोवा के जो, ठीक है ना भाई, उसके प्रतिनिधि थे। उन्होंने कहा अरे भाई ये तो सब गुड्स और सर्विस पे जीएसटी लगाएंगे, ये तो शराब पर भी जीएसटी लगा देंगे, ये तो शराब पर भी जीएसटी लगा देंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई क्या दिक्कत हो गई, शराब पे लगवा लो जीएसटी। उसने कहा नहीं नहीं बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक और राज की बात बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब जीएसटी नहीं लगता था तब क्या होता था, तब जीएसटी नहीं लगता था तब क्या होता था, शराब पर टैक्स कौन लगाता था, स्टेट गवर्नमेंट। अब जीएसटी लग रहा है तब भी, ठीक है, शराब पे तो जीएसटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा अल्कोहलिक लिकर पे टैक्स कौन ले जा रहा है, स्टेट। क्या ये सेंट्रल को देती है कोई भी हिस्सा अपना? हाँ? नहीं सर, नहीं सर। अब इन्होंने कहा कि भैया अगर तुम, ठीक है ना, अगर तुम, ठीक है ना, शराब को जीएसटी पे ले आओगे तो जीएसटी तो सेंट्रल भी लगाएगी, स्टेट भी लगाएगी, आधा सेंट्रल ले जाएगी, आधा स्टेट ले जाएगी। तो इसमें स्टेट का नुकसान होगा या नहीं होगा? यस। हाँ, तो क्या कभी स्टेट ये चाहेंगी कि शराब जीएसटी के दायरे में आ जाए? कभी नहीं स्टेट, सर हाँ नहीं सर। नो सर। कभी नहीं चाहेंगे। तो तुम्हें पता है शराब के ऊपर जीएसटी नहीं है, क्यों नहीं है? यस सर। ये किसका नुकसान है, सेंट्रल का या स्टेट का? स्टेट का सर। सेंट्रल का। स्टेट का भाई। इसका तो जिस दिन स्टेट के दायरे से, ठीक है ना, जीएसटी, शराब जीएसटी में आ गई, तो जो स्टेट को टैक्स जाता है अभी, ठीक है ना, अच्छा। जो स्टेट को टैक्स जाता है, दिल्ली इतनी अमीर कैसे हुई, ठीक है ना, जबकि जब दिल्ली के लोगों ने शराब पीना शुरू करा अच्छे से, ठीक है, एक के साथ एक फ्री। एक फ्री मिल रही। है ना, तो दिल्ली अमीर हो गई, ठीक है। गोवा, ठीक है ना, गोवा जरा सा स्टेट, पैसा बहुत, क्यों, शराब पीते लोग। पंजाब, ठीक है ना, चंडीगढ़, मोहाली, हाँ, इतने लोग वहां के, ठीक है ना, हरियाणा भी इतना नहीं है,
इतने लोग वहां के इतनी 24 घंटे खुलती है सर। ठीक है ना, ठीक है, इतनी शिद्दत से कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी स्टेट के लिए, ठीक है ना, इतनी शिद्दत से कंट्रीब्यूट करते हैं कि नहीं यार हमें अपनी स्टेट को आगे लेके जाना है, हमारे को डेली 2 बोतल पीनी है, ठीक है? और स्टेट को आगे लेके जाना है, ठीक है। पंजाब के आदमियों से मैं कभी मिलता हूँ, वो कहते हैं सर जी कुछ भी हो जाए, चाहे अपना लिवर खराब हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, पर हम अपनी स्टेट को पीछे नहीं रहने देंगे, ठीक है ना। हम मतलब की 2 बोतल डेली पियेंगे। वो तो इतने डेडिकेटेड है, अपनी बीवी को पिलाते हैं, कहते पी बैठ गए, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते कहते पी, तू स्टेट को आगे नहीं लेके जा, ठीक है, ऐसे कैसे स्टेट आगे पहुंचेगी, ठीक है। तो ये लोग अपनी स्टेट से बड़ा प्यार करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये बहुत आगे लेके जाते हैं, ठीक है। तो अब स्टेट को ये डर था, स्टेट को ये डर था कि ये ऐसा हो सकता है कि किसी भी दिन शराब के ऊपर भी जीएसटी लगा दे। तो इन्होंने क्या करा, संविधान में लिखो, इन्होंने संविधान में जीएसटी की डेफिनेशन लिखवाई। और जीएसटी की डेफिनेशन में क्या लिखा, मीन्स एनी टैक्स, मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन। अब संविधान में लिख दिया कि शराब तो जीएसटी की डेफिनेशन में ही नहीं आता, तो क्या शराब के ऊपर कभी जीएसटी लग सकता है? क्या शराब के ऊपर कभी जीएसटी लग सकता है कि जीएसटी करना पड़ेगा। स्टेट की मंजूरी सर, स्टेट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। नहीं, संविधान में चेंज करना करके- पड़ेगा। हाँ, संविधान में amendment संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जीएसटी की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेफिनेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, मीन्स से। कहां से हो रही है, means- तो मीन्स का मतलब क्या होता है कि जो ये है यही जीएसटी है, और कुछ जीएसटी नहीं है। तो जीएसटी क्या है कोई पूछे तो जीएसटी मीन्स एनी टैक्स, कोई भी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अब बताओ क्या मोदी जी चाहते होंगे शराब पे जीएसटी लग जाए? आंसर इज यस, वो तो सेंट्रल में, लेकिन क्यों नहीं लगा पाते? संविधान ने मना कर दिया। किसने मना कर दिया? संविधान। अब ध्यान रखना, 2040 में एक आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 201 नंबर। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 201 नंबर आएगा। जब इस डेफिनेशन को अमेंड किया जाएगा तब शराब पर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज शराब पर जीएसटी नहीं रहेगी। नहीं। समझ आई मेरी बात या नहीं? सर आपने 2040 क्यों बोला? अरे यार क्या तुम 45 मान लो, तुम 50 मान लो, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, मैं तो 2040 इसलिए बोला कि 2040 में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ठीक है, तो मैं संविधान अमेंड करा दूंगा, शराब के ऊपर जीएसटी ले आऊंगा, ठीक है, इसलिए बोला तो। ठीक है, हाँ। मेरी हर बात को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। हाँ, नहीं आपने एकदम से क्विकली बोला 2040, हाँ। फिक्स ही होगी मीटिंग। ये लगा कि कोई काउंसिल में हो रखा हो 2040 है। तो मेरी बातों को इतना सीरियस भी नहीं लेना, ठीक है, कि मैं 2040, 45, 50 की बातें कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो गुरुजी एकदम बिल्कुल विद्वान है, महात्मा है, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी तो हो ही जाएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं करना है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई भाई, शराब के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है, शराब के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं है। और ऐसे ही इन्होंने सर्विस की डेफिनेशन भी संविधान में लिखी, ये तो सर्विस की डेफिनेशन भी इन्होंने संविधान में लिखी। और क्या लिखा सर्विस की डेफिनेशन? बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, एनीथिंग अदर देन गुड्स। क्या लिखा? एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो ये वाली बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, ये वाली बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब हम जीएसटी का नोटिस ड्राफ्ट करेंगे, अपील ड्राफ्ट करेंगे, तो वहां पर हम ये चीज लिखते हैं कि भाई संविधान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, ठीक है। या जब हम किसी बुद्धिजीवी से बात करते हैं, मेरा एक दोस्त है वो कहता शराब पे जीएसटी क्यों नहीं है,
ठीक है ना। मोदी जी ने शराब पे जीएसटी क्यों नहीं लगाया? तो फिर मैं उसे समझाता हूँ, भाई मेरे दोस्त, मोदी जी जो चाहते हैं, ठीक है ना, मोदी जी चाहते हैं, गोवा वाले नहीं लगवाने देते, ठीक है, चंडीगढ़ वाले नहीं लगवाने देते। अब अच्छा, तुम्हें थोड़ा हैवी तो नहीं लग रहा संविधान विधान पढ़ रहे हो? ठीक है, हाँ नहीं सर, अच्छा है। चलो। तो हालांकि अगर तुम्हें थोड़ा हैवी लग रहा हो, अब हम थोड़ा सा लाइट मोड में चलेंगे। हमारे क्लास को ऐसा रखते हैं, कोशिश ऐसी रखती है कि पहले थोड़ा सा हैवी कर लें, फिर थोड़ा सा लाइट तुम्हें करा दे, जिससे ना मतलब बैलेंस रहे, ठीक है ना। अगर एक ही क्लास में सारा हैवी करा दिया तो कई बार ना, ठीक है, कई बच्चों की शिकायत आई है कि पहली क्लास के बाद उन्हें बुखार आ गया, कई दिन बाद ठीक हुए, ठीक है ना। हाँ, कई कई लोगों ने अपने बाल नोच लिए, ठीक है, ये क्या हो क्या रहा है, हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो कई बच्चों के पेरेंट्स की कंप्लेंट आई है, तो इसलिए हम ज्यादा हैवी नहीं रखते पहली क्लास, ठीक है, कि हम भाई डाइजेस्ट कर सकते हैं। और कई बार तो हमारी क्लास में बच्चे क्या है, ठीक है, सब बड़े बड़े हो गए, तो उनके बच्चों की कंप्लेंट आती है कि आजकल मम्मी पापा पता नहीं ठीक से बात नहीं कर रहे, आपकी क्लास अटेंड करने के बाद उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, अंकल आपने क्या पढ़ा दिया, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, मेरे पास आ जाता है कई बच्चों के फोन, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, मान लो जैसे रवि शर्मा जी है, इनकी बेटी सीए कर रही है, ठीक है ना, ठीक है, अब पता चले इनकी बेटी सीए कर रही है और ये मेरे को फोन कर दे, अरे पापा आज आपकी क्लास जब से ली है अंकल, पता नहीं बैकी बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा लाइट रखना पड़ता है, ठीक है। अब विकास डोडिया जी क्या कह रहे हैं, ऐसा करो क्लास का टाइम ही 2 घंटे रखो, ठीक है। अगर मैं 2 घंटे क्लास रखूंगा तो पहले इस बात को समझो, सर हफ्ते बहुत में, लंबे टाइम के लिए हो जाएंगी क्लास। हाँ क्लास बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाएंगी, मतलब कई महीने में जाके खत्म होंगे क्लास। पहली बात, अच्छा मेरी बात और सुन लो, ठीक है ना, ठीक है ना। 4 घंटे की अगर 2 घंटे की क्लास रखी, सैटरडे 2 की संडे, 4 घंटे की हुई, महीने में हुई 16 घंटे, ठीक है ना। और पता चला, तुम्हें पता है महीने में मैं छुट्टी करता हूँ, मैं महीने 2 महीने में छुट्टी करता रहता हूँ, ये बात याद रखना। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुमने पैसे दे दिए तो मैं सब बस तुम्हारे पे, कई बार क्या होता है, आज सैटरडे संडे है, किसी की शादी हो गई, किसी दिन किसी का हो जन्मदिन, जाता, कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी कुछ हो इमरजेंसी तो आ जाती है सर। कभी इमरजेंसी तो आ जाती है। कभी मेरा मन नहीं कर रहा तुम्हें देखने का, ठीक है ना, है ना, तो मैं उस दिन छुट्टी कर लेता हूँ, तो वो तुम्हें ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए भाई क्लास ना इतनी वो मत रखो, पता चले 2 साल चले, ठीक है ना। तो कभी मैं अपनी ससुराल जाता हूँ तब छुट्टी कर लेता हूँ, ठीक है ना, है ना। तो इसलिए मेरी तरफ से छुट्टी अलाउड है, ठीक है ना। और जब मैं छुट्टी करता हूँ तो कोई, या तो तुम ये कर लो कि जब मैं छुट्टी करूँ तो मैं तुम्हें लाइव नहीं पढ़ाऊँ, रिकॉर्डिंग करा के तुम्हारे बैच में डाल दूँ, एक तो तरीका ये है, तुम उसे वीडियो से देख लो। नहीं सर, ऐसा नहीं, लाइव ही क्लास कराओ। अच्छा, लाइव ही कराना है, तो ठीक। तो तुम छुट्टी करोगे तो तुम मेरी क्लास को रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन मैं ये तुम मेरी बात मानते नहीं हो कि मैं भी रिकॉर्डिंग डाल दूं, ठीक है, कि तुम देखते रहो। तो इसलिए छुट्टियां हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ये ना कहे कि सर ये छुट्टियां क्यों करी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ छुट्टियां ना हो। तो इसलिए विकास डोडिया जी, क्लास जो है वो वैसे 2 ही घंटे की रहती है, आधे 1 घंटे तो मैं फालतू की बातें करता रहता हूँ, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो अगर तुमने 2 घंटे की इफेक्टिव क्लास ली तो फिर 1 घंटे की काम की निकलेगी, तो इसलिए 3 घंटे की क्लास रखेंगे संडे को, तो है ना। चलो, अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ, अभी ये वाली बात बाद में करेंगे। और अब मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि इस कोर्स के अंदर तुम पढ़ोगे क्या क्या, ठीक है ना। कई लोगों को ये लग रहा है कि भाई साहब पैसे ले लिए इन्होंने, पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, अभी हमने अपनी क्लास को शुरू करा है कहाँ से, यहाँ से। आज हम ये पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ठीक है। जब हम इसे पढ़ लेंगे, ठीक है, जब हम इसे पढ़ लेंगे तो इसे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, जो जो काम की चीज होगी। तो कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि भाई सारा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, इसमें से जो काम की चीजें होंगी वो पढ़ेंगे। इसके बाद तुम्हारा एक सीजीएसटी एक्ट है, ठीक है ना, जिसमें कितने सेक्शन है भाई, कितने सेक्शन है भाई, 174 24 170। तो 174 में से मैं तुम्हें वादा करता हूं, किसी दिन काउंट कर लेना बैठ के, मैं तुम्हें 120 प्लस सेक्शन कराऊंगा। कितने सेक्शन, 120 प्लस, ठीक है ना, ठीक है ना। ये वाली जो फाइल है मनीष झा जी, ये वाली फाइल मैं भेज दूंगा क्लास के बाद,
इस वाली फाइल की टेंशन मत लेना। लेकिन मैं भेजता क्यों नहीं हूं, तुम लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ठीक है ना, और फिर इसमें फाइल में हो जाती है कुछ गलती, तुम्हारे दोस्त कहते हैं अरे तुम्हारे सर गलत पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो ये फाइल तुम्हें सिर्फ अपने पास रखनी है, और जितना मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है ना। उसके जो मैंने पढ़ा दिया वो पढ़ना है, उसके अलावा कुछ गलती होगी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 174 में से जब लास्ट क्लास खत्म होगी उससे पहले तुम काउंट कर लेना, मैंने तुम्हें 120 प्लस सेक्शन करा दिए होंगे। सर सारे क्यों नहीं कराओगे, 54 सेक्शन क्यों नहीं कराओगे? भैया 54 सेक्शन क्यों नहीं कराऊंगा, मान लो किसी सेक्शन में लिखा हुआ है अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट तो मैं ही नहीं गया, ठीक है ना, तो वो सेक्शन मैं नहीं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अपील टू हाई कोर्ट, ठीक है, वो मैं नहीं। ये 54 सेक्शन तुम खुद पढ़ लेना, और अगर तुम्हें नहीं समझ आए तब मेरे से पूछ लेना। लेकिन हमारी क्लास के जो 99% लोगों का कोर्स कंटेंट है, ठीक है ना, वो 120 प्लस सेक्शंस में हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ सेक्शन ऐसे होंगे जो ट्रांजिशनल प्रोविजन के थे, मतलब जब जीएसटी नया नया आया था, ठीक है ना, उस टाइम के सेक्शन थे जिनकी आज कोई रेलिवेंस नहीं है, तो वो सेक्शन भी मैं तुम्हें नहीं कराऊंगा। तो लगभग तुम जिस दिन काउंटिंग करने बैठोगे तो 120 125 सेक्शंस मैं तुम्हें लगभग करा दूंगा, ठीक है ना। इतने बहुत है, तो ठीक यस हाँ, सर। ठीक है। इसी तरीके से हम एक एक्ट पढ़ेंगे, आईजीएसटी एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ेंगे भाई? आईजीएसटी एक्ट, ठीक है ना। ये क्या होता है, क्या भला है, ये तुम्हें बताऊंगा बाद में, ठीक है ना। इसके अंदर भी 25 सेक्शन है। कितने सेक्शन है? 25 25। सेक्शन, ठीक है ना। अब ये तुम्हारा दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ होगा जीएसटी में कि हम इस एक्ट को पढ़े, तो इस एक्ट को लगभग जब हमारा आधा कोर्स हो जाएगा तब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे, जिसमें 25 में से लगभग 15 प्लस सेक्शन मैं तुम्हें इसमें से भी कराऊंगा, जो कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन हो गए, ठीक है ना। इसके बाद अच्छा, एक होता है एक्ट। एक्ट तो समझ में आ गया तुम्हारे को या नहीं आया अभी? एक्ट एक्ट कौन बनाता है? कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बनाती है एक्ट, ठीक है ना। तो एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने, सबसे बड़ा हो गया एक्ट, ठीक है। एक्ट से बड़ा कुछ होता है क्या? संविधान। एक्ट से बड़ा क्या होता है? संविधान आर्टिकल। संविधान। तो क्या कोई भी एक्ट संविधान को ओवर रूल कर सकता है क्या? नहीं, नहीं कर सकता। नहीं। तो ये तुम सीजीएसटी एक्ट पढ़ोगे, एसजीएसटी एक्ट पढ़ोगे, तो एसजीएसटी एक्ट जो होगा क्या वो भी अलग से पढ़ना है या इसी का कॉपी पेस्ट होगा? ये इसी का इसी का सेम ही होगा। पेस्ट होगा। कॉपी पेस्ट क्यों होगा? क्योंकि ये लोग जब जीएसटी काउंसिल में बैठे हुए थे, इन्होंने ही तो इसे अप्रूव करा था, तो वहां पर सारे स्टेट के आदमी थे, ठीक है। अब एक है एक्ट, ठीक है ना, एक है रूल्स, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या कोई व्यक्ति बिना खाना खाए 365 दिन जिंदा रह सकता है? 1 साल तक जिंदा रह सकता है नो। बिना खाना खाए? ट्राई करा तुमने? कभी नहीं करा? नहीं। नहीं, करा नहीं। 9 दिन सर। तो ये क्या है? ये क्या है? कानून है। ये कानून है किसका? कुदरत का। ये कानून है कुदरत का। भगवान का कानून बनाया, भगवान ने कानून बनाया, और उस कानून में क्या लिखा? कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। कानून बन गया। अच्छा एक चीज बताओ, तुम क्या खाओगे ये कौन डिसाइड करता है? तुम क्या खाओगे ये कौन डिसाइड करता है? अब कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे भी हैं जो भाई साहब, ठीक है, मेंढक खा जाते हैं, ठीक है ना। विश्व में कुछ लोग ऐसे भी है जो सांप को खा जाते हैं, भगवान। ठीक है। कुछ लोग मुर्गे को खा जाते हैं, कुछ लोग बकरे को खा जाते हैं, कुछ लोग भैंसे को खा जाते हैं। है विश्व में ऐसे लोग या नहीं? है। कुछ लोग ऐसे हैं वो आलू भी नहीं खाते, ऐसे है या नहीं है? वो कहते हैं हम आलू भी नहीं खाएंगे, हम प्याज भी नहीं खाएंगे, बिल्कुल। यस सर। लेकिन खाते जरूर है। तो
कानून क्या है? जिंदा रहने के लिए खाना है। रूल्स क्या है कि तुम्हें क्या खाना है। अब जैन धर्म है, मान लो उसने रूल्स बना दिया, जैन धर्म ने रूल्स बना दिया कि हम तो दिन छिपने के बाद नहीं खाएंगे, हम तो मान लो नॉनवेज नहीं खाएंगे। तो ये क्या बना दिया सब लोगों ने अपने रूल्स। क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति बना सकता है रूल कि हम 365 दिन तक नहीं खाएंगे? एक नया धर्म आया, कपिल जैन धर्म, और उसने बोल दिया कि हम 365 दिन तक नहीं खाएंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या कोई रूल एक्ट को ओवर रूल कर सकता है? नहीं। नहीं सर। तो जो जैन धर्म ने बनाया, तो उसने क्या बनाया कि भाई हम खाना खाएंगे, पर भाई हम आलू नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, हम शाम के टाइम नहीं खाएंगे, ये चीज बनाई। लेकिन उन्होंने क्या ये बनाया कि हम नहीं खाएंगे? नहीं बनाया ना। नहीं। तो इसका मतलब रूल्स कभी भी एक्ट को ओवर रूल नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आई मेरी बात? यस। इसी तरीके से हिंदुस्तान में नियम है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है, ठीक है ना, जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, ठीक है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है। निश्चित है। कानून है ये। कोई व्यक्ति ये क्लेम कर सकता है मैं 500 साल जीऊंगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। क्लेम कर सकता है मैं 500 साल जीऊंगा? नहीं। ठीक है ना। लेकिन कोई कभी भी मर सकता है, कैसे भी मर सकता है। ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति ने ज्यादा खा लिया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा शराब पी ली, वो तब भी मर सकता है। यस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जीवन कैसे जीना है ये रूल्स है। ठीक है ना। ये चेंज कर सकते हैं। जैसे कपड़ों का एग्जांपल ले लो। एक सभ्य समाज ने क्या बनाया, एक सोसाइटी ने क्या बनाया कि यार अगर तुम्हें सोसाइटी में रहना है ना, तो कानून है कि कपड़े पहनने हैं। क्या बनाया? कपड़े पहनने हैं। ये क्या बना? लो बना। अब उन्होंने कहा भाई ऐसा करना, लड़कियों लोग तुम साड़ी पहन लेना, तुम सूट सलवार पहन लेना, ठीक है ना, लड़कों तुम जीन्स पहन लेना, तुम धोते ही नहीं हो अपने कपड़े, तो जीन्स पहन लेना 10-10 दिन। ठीक है। अब लड़कियों ने क्या बोला, ओहो तुम जीन्स पहनो, हम सूट सलवार पहने, हम भी जीन्स पहनेंगे, हम भी 10-10 दिन तक नहीं धोएंगे। ठीक है ना। तो पहले रूल कुछ और था, लड़कियां साड़ी पहनती थी, ठीक है ना, सूट सलवार पहनती थी। बाद में रूल चेंज हो गया कि नहीं लड़कियां भी जीन्स पहन सकती है या नहीं। तो क्या रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं? यस। यस सर। जरूरत के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। यस सर। यस सर। भाई सर्दी आई तो कोट पहन लो, गर्मी आई तो हाफ पैंट पहन लो, बनियान पहन लो। तो रूल्स जरूरत के हिसाब से चेंज। क्या ऐसा रूल बना दो कि चलो भाई रोड पे नंगे घूमो तुम? क्या कोई भी रूल कानून से ऊपर हो सकता है? नहीं। नहीं। ये No, रूल तो बन सकता है कि यार अगर तुम 2 साल तक के बच्चे हो और लड़के हो, ठीक है ना, 3 साल तक के नंगे घूम सकते हो। ठीक है ना। अब तो 2 साल 3 साल के भी नहीं घूमते। नहीं घूमते सर। ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 20 साल का नंगा घूम रहा है तो उसे तो लोग पागल ही कहेंगे, यस। क्योंकि वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? एक्ट किया। एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब मैं तुम्हें रूल्स पढ़ाऊंगा। जब मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा? रूल्स। तो कितने रूल्स पढ़ाऊंगा भाई? 164 रूल्स है। 164 रूल्स है और ये टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। ठीक है ना। अच्छा कोई सबसे लेटेस्ट रूल बताओ कौन से नंबर का आया जीएसटी में? कौन से नंबर का रूल सबसे लेटेस्ट है? बोलो बोलो मेरे चांद, बोलो चांद, सबसे लेटेस्ट रूल कौन से नंबर का है? 160 सर, हैं? जीएसटी एमनेस्टी से जुड़ा हुआ। गलत आंसर, गलत जवाब। और सर तुम्हारा जिसमें स्लैब चेंज हुआ है। गलत जवाब। सर जिसमें रेट चेंज हुए हैं वो सबसे गलत लेटेस्ट जवाब। रूल है शायद। गलत जवाब। सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सही जवाब। ठीक है ना। सही जो जवाब। 1 तारीख से लागू है। नया लाइन रूल, ए।
क्या था रूल नंबर वो? 9A। हाँ जी, कौन सा रूल था? 9A था क्या? अरे परसों ही तो आया भाई। 9A। अरे जी आप 87 शायद। 9C। रूल 9 ही है। 14A। सर 9A और 14A। 14A। कौन सा रूल है? तो 9A 14A। तो क्या लगा? 14A। 14 नहीं, रूल तो लगाया होगा। हाँ, इसे चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो नया रूल आया 14A। कौन सा आया? ए रजिस्ट्रेशन वाला। रजिस्ट्रेशन वाला कब आया? 31 ये नहीं, एक से एप्लीकेबल हो गया ना सर? एप्लीकेबल कब से है? 1/11 से। ठीक है, तो अब तुम समझो, इसीलिए मैंने 2/11 से तुम्हारा बैच शुरू करा। मैंने कहा जो जो चेंजेस आने आ जाओ भाई, ठीक है ना। तो अब मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या रूल कभी भी चेंज हो सकते हैं या नहीं? यस हाँ, यस सर। लेकिन फिर भी इतने नए रूल आएंगे, मैं तुम्हें 100+ रूल्स फिर भी करा दूंगा। मैं तुम्हें, अगर तुमने मेरा समर्थन करा, साथ दिया। आज की क्लास बड़ी डिसिप्लिन क्लास लग रही है मुझे। इस बार लग रहा है कि कुछ अच्छे बच्चे आए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो सर मैं और पाटिल है ना पुराने। हाँ नहीं नहीं, पुराने तो काफी सारे, ठीक है ना। पुराने तो काफी सारे हैं। सर हम भी पुराने हैं। पुराने। सर हाँ वो तेजस पांचाल जी नहीं दिख रहे? ये वाली आवाज भी पुरानी है सर। हाँ, पंकज तेजस पंचर अरे वो ये सीख आवाज लेना नहीं सारे। रहे? जो हैं? जो जो मेरा गुरु बन जाता है, ठीक है ना, मतलब मेरे से भी ऊपर अच्छा पहुंच जाता है, अच्छा। तो वो छोड़ देता है, ठीक है। ये इतने 2 लोग मिनट अभी, ब्रेक दे दीजिए सर। सर इन्हें, ये वाली आवाज भी पुरानी है। हाँ ये वाली आवाज जो आ रही थी ये भी पुरानी है। सर 2 मिनट ब्रेक दे दीजिए। ये कह रहे ब्रेक दे दो, ठीक है ना। 2 मैं मिनट दे दीजिए सर, फिर बैठ जाएंगे ना आराम से। अमृत बट रहा है, अमृत हाँ हाँ सर पता ब्रेक है। मांग रही हूँ, ठीक है ना। हाँ सर 2 मिनट दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। चलो 1 मिनट हम बातें करने, जिसे ब्रेक लेना है वो ले लो। चलो चलो, मैं तब तक चाय पी लेता हूँ आराम से, है ना। हाँ, तब तक किसी को कोई पूछना है तो पूछ लो, मैं जा नहीं रहा सीट से। तो वो किसी को मैच कुछ, देखने के लिए। सर जीएसटी सर ये, बुक भी रेफर कर देना, जो भी लेटेस्ट चेंजेस होने के सर बाद ये आप जूम में नाम के साथ पढ़ना होगा जिससे। कैसे करेंगे? हाँ सर अभी जूम बायोमेट्रिक में का नाम क्या के साथ चक्कर आया जीएसटी का? स्टेट कैसे? ये कह रहे नाम के साथ कैसे आएंगे, रीनेम का ऑप्शन आता है, तीन डॉट आ रहे होंगे ना। रीनेम। हाँ रीनेम कर लो। हाँ जी। सर ये दीपक सर वाली बुक है, ये किस हाँ, चीज की है? जैसे अपनी आर्ट्स की थी और ये लो भी, SLS में ये लो बिफोर लो की किताब है भाई। इसमें संविधान के बारे में, ठीक है ना, इसमें से कुछ चीजें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जैसे आज कुछ आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, तो ये मंगा लोगे अगली क्लास से पहले तो ज्यादा बेटर रहेगा। संविधान से। हम्म, सर आपने अभी कहा कि कुछ पूछना हो पूछ लो, जैसे कि तो अभी रिसेंटली मैंने 2-3 रजिस्ट्रेशन करे, उसमें बायोमेट्रिक का आया सर, ये कब, ये जो नया रूल है उसमें है या फिर कैसे? अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। जो कुछ पूछने का मतलब होता है कि जो भी रिसेंट टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, पता चले तुम कहो मेरा एक केस लगा हुआ है सर, वो बता दो है। सर ये आपके ऑफिस से मिल रहे हैं क्या? हमारे ऑफिस से भी मिल जाती है, आप हमारी टीम से बोलो, वो कोरियर कर देगी, ठीक है ना। सर लेटेस्ट जीएसटी की बुक भी सर रेफर कर देना, जिसमें हम पढ़ सकें जो भी आप पढ़ा रहे हैं आफ्टर चेंजेस, जो भी एप्लीकेबल तो अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अभी मार्केट में ये लेटेस्ट है, ये भी आप हमारे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा दोनों में फर्क क्या है सर? किसमें? ये जो अभी आप दिखा रहे हो जीएसटी क्या है अभी जो आपके हाथ में है? वो ये पहले लॉ बिफोर लॉ तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब हो गई। ठीक है, काफी चीजें इसमें है, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें थोड़ी मिलेगा तुम्हें, इसमें मिलेगा, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर पूरा जीएसटी का एक्ट और रूल्स अमेंडमेंट वाले हैं, ठीक है। फिजिकल में तुम्हें रखनी है तो रख लेना, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी तुम्हें हम ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ठीक है। फिजिकल मंगानी है मंगा लेना। जब मैं तुम्हारे को एनुअल रिटर्न पढ़ाऊंगा जीएसटीआर 99C, तो एनुअल रिटर्न की बुक, ठीक है ना, मैं उससे पढ़ाऊंगा, ये वाली किताब से। सर आपके यहाँ से पहले रिम में बुक मिलता था कि एक्ट की पीडीएफ पूरी
अब उसे रिम बना के दे देते हैं। नहीं रिम नहीं, अब वो तो फेस टू फेस बैच वालों को देते थे, ठीक है ना। अब तो वो इतने तुम्हारे घर पे भेजते हैं, इतने वो अपडेट हो जाती है, ठीक है। सर जीएसटी एक्ट भी आपके यहाँ से मिल जाएगा क्या? हाँ ये वाला मिल जाएगा हमारे यहाँ से, मोतलानी और महाजन वाला। इसमें ये एक्ट और रूल्स दोनों होंगे। सर मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ, मैंने पहली बार पढ़ूंगा जीएसटी, तो ये वाला मेरे लिए ठीक हाँ रहेगा ना? तुम्हारे बेटर होगा, तुम जीएसटी में इतिहास रच दोगे अगर तुमने ऐसे पढ़ा, क्योंकि बहुत कम टीचर ऐसे हैं सीए फाइनल में भी जो इस हिसाब से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सर चलो। आपके पुराने स्टूडेंट है कितने सारे जिन्होंने बार बार बैच लिए हैं, कुछ हर बार नया सीखने को मिलता है, वो जब ही आ रहे हैं ना सर। अच्छा एक बच्चा कह रहा है ये सीख ही नहीं पाते एक बार में, इसलिए यार सर नहीं हर बार नहीं नया सर, मिलता है अपडेट के लिए लेते हैं सर, अपडेट इतनी सारी आती है, कहाँ से पता लगेगा? हर बार कोई ना कोई एक काम की चीज निकल आती है सर। सर इस बहाने से पता तो लगता रहता है। भाई कई लोग मेरे से कहते हैं, मेरे से कई लोग शिकायत करते हैं, यार तुम इन्हें कुछ पढ़ाते क्यों नहीं है, हर बार आ जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब तुम इन्हें कुछ पढ़ाते ही नहीं हो, ठीक है, पैसे ले लेते हो। मैं कहता हूँ नहीं भाई ऐसा नहीं है, इन्हें प्यार है मेरे से, ये पहले वाले में कुछ अच्छा लगता है तभी ये दूसरे में आते हैं, ठीक है ना। सर आज ऐसे कौन कैसे देता है? सर गीता जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे नई चीजें पता चलती है ना, एक ही गीता जितनी बार पढ़ते उतना नया चीज पता चलता है, वैसे आपके लेक्चर भी वैसे ही रहते हैं। तो अच्छा एक चीज और, ठीक है ना। अब ये जो जयंत जी है वो कह रहे सर बुक डिस्काउंट में दे दो, ठीक है। तुम्हें एक चीज और बता दूं मैं, ठीक है, हंसी की बात नहीं है, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें भी अपने जीवन में इस मुकाम पर पहुंचना है। मुझे कई बार जब मैं किसी मुकाम पे पहुंचता हूँ तो बड़ी हंसी आती है। ये किताब है, ये एक किताब है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 190 पेज है, ठीक है ना, और इस किताब का एमआरपी है 499। इसमें क्या तो ठीक है ना? डिस्काउंट देंगे और क्या करेंगे? सुन तो लो, पूरी बात सुनो। हिंदुस्तान में जितनी भी किताबें बनती हैं बिकती हैं, लेके नर्सरी से लेके कोई सी भी क्लास तक की, किसी भी दुकान पर चले जाओ, हर दुकान वाला तुम्हें उस किताब पे 30% डिस्काउंट दे देता है, चाहे वो टैक्समैन की किताब हो या किसी की भी हो। होती है या नहीं होता? 30, 35, 40। लेकिन ये किताब ऐसी है जो सिर्फ एमआरपी पे बिकती है। यह किताब सिर्फ ऐसी है कि जो तुम लोग एमआरपी पे खरीदते हो। सर आपको ज्यादा कॉपी सेल नहीं करनी ना। ठीक है ना। अब दूसरी चीज, ये किताब है, इस किताब पे कोई रेट ही नहीं है, इस किताब पे कोई रेट ही नहीं है। यह किताब आपको 999 रुपए की मिलती है, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर लोगे 999 की ही मिलेगी। सर इसका कंटेंट क्या है वैसे? ठीक है ना, पूरा जो लॉ बिफोर लॉ की कानून कैसे पढ़ते हैं, अभी अगली क्लासों में भी 1-2 क्लासों में इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कैसे रिट होती है कैसे नहीं, तो कोर्स के अंदर कई जगह इसका जिक्र आएगा, ठीक है ना। तो अब कई लोग, तुम्हें ये लगता होगा कि यार ये व्यक्ति क्या है, तो इन चीजों में ना बड़ी खुशी मिलती है जब हम अपनी किताब, और मजे की बात और सुनो, ये जो किताब है ये अभी प्रिंट होके आई नहीं है, डिस्पैच शुरू नहीं हुई, कल से ये डिस्पैच शुरू होगी, और आज की डेट में 150 लोगों ने इस किताब को बुक कर चुके हैं। यस सर। 150 लोग इस किताब को बुक कर चुके हैं, पेमेंट कर चुके हैं। तो बेटा अपने जीवन में ना इस चीज को जरा समझना, ये कह रहे तुम्हें ज्यादा किताब नहीं बेचनी, ठीक है ना, बेशक ज्यादा ना बेचे, जितनी जो ऑथर होता है जितनी वो बेचता है, थोड़ी बहुत कम ज्यादा ही होती है हमारी, बिना किसी चैनल के, बिना किसी दुकान पर रखे, सिर्फ एक दुकान पे रखते हैं हम दिल्ली में, अग्रवाल लॉ हाउस पे, हम इतनी बेच देते हैं। रीजन क्या है? तुम लोग हमारे साथ हो, हम लोगों को पता है कि ये किताब अगर इस कपिल जैन ने 499 रुपए लिए हैं तो इसमें से ही हमें पैसे कमा के दे देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये फर्क होता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें तुम जब हमारे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम अपनी अर्निंग तुम फील करोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने स्टूडेंट्स का फीडबैक बता रहा हूं। किसी भी पुराने स्टूडेंट से पूछना, जिस दिन वो हमसे जुड़ा उसकी अर्निंग और उसकी रेस्पेक्ट कितनी थी, और जितना वो हमसे जुड़ता रहा उसकी अर्निंग और रेस्पेक्ट में फर्क आया या नहीं आया। यस सर। यू कैन आस्क फ्रॉम अवर ओल्ड स्टूडेंट्स कि जिस दिन वो हमसे जुड़ा तब वो क्या कमाता था और क्या उसकी रेस्पेक्ट थी मार्केट में,
और हमारे जुड़ने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद उसकी रेस्पेक्ट और अर्निंग में क्या इम्पैक्ट आया। ठीक है ना। तो यस सर। इस चीज का आप चाहे मुझे कह लो कि ये घमंड है या वो है, लेकिन मुझे इस चीज में बड़ा प्राउड है। ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़े। सर एक तो इसमें और मैं अमेंड करना चाह रहा था हाँ कि मैं जैसे अकाउंट्स में है मेरी फील्ड, तो हाँ 4 साल से कोई मतलब सिंगल नोटिस या कुछ भी नहीं आया। तो ये मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट है कि 4 साल से कोई डिमांड कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, ना 9C में आया, ना R1 R3 भी, किसी में भी कुछ भी नहीं है। तो चलो वो बहुत बढ़िया। ये भी सर आपकी वजह से ही है। थैंक यू सर। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं जब से जीएसटी का काम करा है, हमारे किसी क्लाइंट को जीएसटी का नोटिस या डिमांड नहीं आया, और अगर जिसे आया भी है तो हमने बिना किसी दिक्कत के उसे क्लियर कराया है। ठीक है ना। तो अगर आप सही से काम करोगे, समझ के काम करोगे, ठीक है ना, तो ये समस्या तुम्हें नहीं आएगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि तुम्हारी अर्निंग भी बढ़ेगी और तुम्हारी मार्केट में गुडविल भी बढ़ेगी। चलो ठीक है। और क्या है, एक्ट और रूल्स का पीडीएफ भेज देना ग्रुप में ना, ये भेज दिया जाएगा। सर 11 से 2 जीएसटी रख लीजिए एंड 3 से 5 वेबिनार रख लीजिए, ताकि जीएसटी एंड इनकम टैक्स में थोड़ा टाइम गैप मिल जाए। देखते हैं, 11 बजे तक आ नहीं पाता मैं ऑफिस। ठीक है ना। संडे वाले दिन थोड़ा सा ना लंबा सोता हूँ मैं, कि पूरे दिन पढ़ाना होता है ना, तो इसलिए लंबा सो के सुबह जल्दी उठता हूँ। ठीक है ना। और संडे का दिन होता है तो थोड़ा सा तो रिलैक्स करो। ठीक है ना। पहले मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाता था, अब नहीं। अब तो तुम्हारा ये आखिरी बैच पढ़ाऊंगा, ज्ञान गंगा। ठीक है ना। हाँ ठीक है। चलो सर, अर्निंग तो फिलहाल बहुत अभी नहीं बढ़ी, बट आपके आशीर्वाद से कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा आया है कि सेंट्रल टैक्स के ऑफिसर को क्रॉस कर सका, और ये सब आपकी वजह से। इतना ज्यादा भी मत करना कि पता चले जाके किसी का थप्पड़ मार दो। ठीक है ना। हाँ ठीक, इतना ज्यादा भी नहीं करना है। ठीक है। हाँ सबसे प्यार से पेश आना है। ठीक है। आ जाओ। आगे चलो, आगे भाई, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। म्यूट कर लो भाई अपने आप को, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। मैं एक बाउंड्री बता रहा था भाई तुम्हारे को। ठीक है ना। ठीक है। अरे भाई गुरुजी मुझे मत बताओ किस टाइम क्लास रखनी है। तुम्हारा कोई कंसर्न है, ये वाली बातें ग्रुप पे डाल देना। अगर ग्रुप पे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट होंगी तब उस पर विचार किया जाएगा। 1-2 व्यक्ति की इंडिविजुअल रिक्वेस्ट पे कुछ नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। चलो हाँ, तो एक चीज और ध्यान रखना, जैसे कभी किसी क्लास को कैंसिल करना है, कुछ करना है, तो हम कई बार मेजोरिटी से डिसीजन लिवाते हैं। जैसे तुम्हारा बैच ही अक्टूबर में शुरू होना था, तो हमने ग्रुप में मेजोरिटी से डलवाया, तो उन्होंने नवंबर बोला तो हमने नवंबर करा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी तानाशाही चलाता हूँ, मैं अपनी तानाशाही नहीं चलाता। ठीक है ना। लेकिन जो भी हम डिसीजन होता है ऐसा करते हैं कि जो सब लोगों का हो। ठीक है ना। जैसे जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होता है ना, वोट के हिसाब से, उसी हिसाब से होता है। ठीक है। चलो अब मैंने जीएसटी काउंसिल में डिसाइडेड पहले से ही होता है। हाँ? डिसाइडेड जीएसटी काउंसिल में डिसाइडेड पहले से ही होता है, बस फाइनल देना होता है उसमें। अब ये देखो, बिल्कुल ये जीएसटी काउंसिल के अंदर से ही आए हैं। ये कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल के अंदर ना डिसाइडेड पहले से ही होता है, बस फाइनल में नहीं देना होता है। मैं किसी दिन तुम्हें जीएसटी काउंसिल की भी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है। जब इन्होंने पूछ ही लिया है तो चलो बता देता हूँ। ठीक है ना। जीएसटी काउंसिल का ऑफिस ना कनॉट प्लेस में है एक। ठीक है ना। तो उसमें होता क्या है, पहले इस चीज को समझो। उसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कोई चीज, इंडस्ट्रीज है बहुत सारी भाई, मान लो फुटवेयर इंडस्ट्रीज है। ठीक है ना। वो हो सकता है क्लोथ इंडस्ट्रीज है, तो वो ना उन्हें जब भी कुछ दिक्कतें होती हैं जीएसटी में लो से, जैसे इस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, उन्हें दिक्कत हो रही है कि भाई आपने जो ये जीएसटी के रेट कम करे, हमारा सेस खत्म कर रहे हो। ठीक है ना। तो इससे हमें दिक्कत हो रही है, तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ठीक है ना। वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं जीएसटी काउंसिल के ऑफिस में। जब रिप्रेजेंटेशन उनके पास जाती है तो वहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है जो जीएसटी काउंसिल का कंसल्टेंट होता है। तो वो उन रिप्रेजेंटेशंस को पढ़ता है कि भाई क्या रिप्रेजेंटेशन है, क्या ये मांग कर रहे हैं। तो फिर ये देखते हैं कि ये जो मांग की जा रही है, ये मांग जेन्युइन है, ठीक है ना, या इनजेन्युइन है। अगर उन्हें लगता है ये मांग जेन्युइन है कि हाँ ये वाली समस्या है और इसे हम ठीक कर सकते हैं, तो जब वो समस्याओं को जो ठीक करने की बात होती है, फिर इनकी कमेटी होती है। फिर उन कमेटी में कहते हैं कि भाई ये समस्या है इंडस्ट्री की और इसके लिए ये पॉसिबल सोल्यूशन है।
ठीक है ना। तो उस पर पूरी एक रिपोर्ट होती है कि भाई रिपोर्ट बनाओ कि क्या ये है। जब वो रिपोर्ट फाइनल हो जाती है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, ये पोर्टल कर सकता है, वो डिस्कशन जब हो जाता है तब वो फिर जीएसटी काउंसिल में जाता है। जब जीएसटी काउंसिल फिर उसे अप्रूव कर देती है, फिर उसके हिसाब से रूल्स और ये सारी चीजें होती है, ठीक है ना। लेकिन ये होती सारी की सारी कमेटियों के थ्रू, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी रात को सपना आया और सुबह को कुछ भी चेंज कर दिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे। अब हमने क्या बोला कि यहां तक तुम्हें पढ़ा देंगे, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो रूल्स, नया रूल्स कौन सा आया, जैसे 14 है, तो ये समय समय पर चेंज होते रहेंगे, तो जो भी समय समय पर चेंज होते रहेंगे उन्हें भी देखते रहेंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जो ये रूल्स चेंज होते हैं ये वैसे तो नोटिफिकेशन से ही होते हैं चेंज, वैसे तो नोटिफिकेशन से ही चेंज होते हैं। तो जब हमने तुम्हारे को रूल्स पढ़ा दिए, जब हमने तुम्हारे को अपडेटेड रूल्स पढ़ा दिए, तो इसमें हमने काफी सारी नोटिफिकेशन तो वैसे ही कवर कर ली, लेकिन कुछ नोटिफिकेशंस अलग होती है, कुछ नोटिफिकेशंस अलग होती है। जैसे कि मान लो कोई नोटिफिकेशंस आ गई कि भाई इसका रेट चेंज हो गया, ठीक है ना, या कोई नोटिफिकेशन आ गई कि भाई इसके अंदर ये चेंज हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मेन मेन नोटिफिकेशंस है, जो मेन मेन नोटिफिकेशंस है वो नोटिफिकेशंस भी आपको पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जो कि हमें लगता है कि कोर्स के दौरान आपको ये नोटिफिकेशंस आनी चाहिए, तो वो नोटिफिकेशंस भी हम आपको पढ़ा देंगे कि भाई ये नोटिफिकेशंस आपको पढ़नी है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई मान लो एक ना जीएसटी में रेट्स है, ठीक है ना, कि भाई ये एग्जम्पशन के लिए नोटिफिकेशन नंबर ये है, ठीक है। तो कुछ जो नोटिफिकेशंस होंगी वो हम नोटिफिकेशंस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स, कि भाई ये नोटिफिकेशन इससे है, जैसे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में कुछ नोटिफिकेशन हो गई, ठीक है, कहीं पर भी। इसके अलावा नोटिफिकेशन क्लियर हो गई कि नोटिफिकेशन से पहली चीज क्या होगी, नोटिफिकेशन से पहली चीज क्या होगी, एक तो रूल्स अमेंड होंगे, ठीक है ना, एक तो क्या होंगे, रूल्स अमेंड होंगे। दूसरा क्या होगा, कोई रेट चेंज करना है, कुछ करना है, तो वो सब नोटिफाइड होंगे, क्या होंगे, नोटिफाइड, ठीक है। तो वो नोटिफिकेशन से जो जो चेंजेस होंगे वो हम आपको कराते रहेंगे। इसके बाद क्या होता है, आता है सर्कुलर। इसके बाद क्या आता है, सर्कुलर, ठीक है। ये सर्कुलर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सर्कुलर क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये सर्कुलर क्या किस लिए होते हैं, कि जैसे कि लेट सपोज करो, सर्कुलर किस लिए होते हैं, जैसे कि लेट सपोज करो लेट फीस लगनी है, ठीक है ना, 9C पर किसी ने 9C लेट फाइल करी, लेट फीस लगनी है। अब बंगाल वाले किसी और तरीके से लगा रहे, दिल्ली वाले किसी और तरीके से लगा रहे, क्योंकि उन्होंने जो सेक्शन 47 पढ़ा वो अलग तरीके से पढ़ा। तो अब इन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, अब इन्हें बड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है ना। अब जो ये बड़ी परेशानी हो रही है तो इन्होंने कहा यार ये तो सब अलग अलग फॉलो कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, डिपार्टमेंट क्या करता है, क्या करता है, वो सर्कुलर निकालता है और कहता है कि इस सर्कुलर को निकालकर हम ये चीजें बताना चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया में सारे जीएसटी ऑफिसर एक ही तरीके से काम को करें। तो उसने वो चीज को किसके माध्यम से निकाला, सर्कुलर के माध्यम से। तो जो भी हमारे सर्कुलर होते हैं, अब मान लो अब तुमको सर सारे सर्कुलर, सारे नहीं, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर होंगे वो सारे सर्कुलर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से कुछ ऑर्डर्स होंगे, तो जो ऑर्डर्स होंगे वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद एक आता है हमारा सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट। सर ये क्या है, ये आता है फाइनेंस एक्ट। सर ये क्या है, अब इसे समझो। जो भी लॉ के अंदर जो चेंजेस होते हैं सीजीएसटी एक्ट के अंदर, वो साल में एक बार होते हैं। पहले जब चेंज होते थे तो इसका नाम अलग अलग देते थे, अमेंडमेंट एक्ट 2018, लेकिन बाद में इन्होंने कहा यार इतने तो बहुत सारे एक्ट आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा बाद में क्या करा कि फाइनेंस एक्ट से, बाद में क्या बोला, फाइनेंस एक्ट से हम चेंजेस करेंगे। तो फाइनेंस एक्ट से जो चेंजेस होंगे, ठीक है ना, वो मैं आपको कराऊंगा। अब तुमने ये बैच ज्वाइन करा नवंबर में, तुम्हारे मजे आ गए। मजे कैसे आ गए, ठीक है ना। एक तो जो फाइनेंस एक्ट 2025 के चेंजेस है वो तो तुम्हारे कोर्स में होंगे ही होंगे, और फरवरी में आएगा फाइनेंस एक्ट 2026, ठीक है ना। तो उसके चेंजेस भी तुम्हें पढ़ने को मिल जाएंगे। तो तुम्हारे 2026 तक के फाइनेंस एक्ट के चेंजेस कवर अप होंगे इस बैच में, ठीक है ना। फाइनेंस एक्ट 2026 तक के जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे तुम्हारे इसमें कवर होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। वैसे तो ठीक है ना, कंपनसेशन सेस, ठीक है ना, भगवान ने चाहा तो 31 मार्च से पहले खत्म हो जाएगा,
31 मार्च 2026 से पहले खत्म हो जाएगा। अगर ये 31 मार्च 26 से पहले खत्म हो गया तो वेल एंड गुड है, हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, ये है क्या, ये कैसे वर्क होता है, ये क्यों खत्म हुआ, ठीक है ना, क्यों लाया गया, ये हमारी स्टोरी में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसे लेकर अभी चेंजेस हुए, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक्ट है, रूल्स है, इसमें बहुत गलतियां हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत गलतियां हैं। लोगों को 8 साल बाद भी ये समझ नहीं आया, ठीक है ना। ऑफिसर गलत नोटिस, गलत ऑर्डर देते रहते हैं, तो जो असेसी होते हैं ये जाते रहते हैं हाई कोर्ट। कहाँ जाते रहते हैं? हाई कोर्ट। कहाँ जाते रहते हैं? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स की जजमेंट आए दिन आती रहती है। तो क्या हम सारी जजमेंट पढ़ाएंगे? नहीं, लेकिन जो जजमेंट हमारे काम की होंगी, हमें लगता है कि ये कोर्स के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए, तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी हम आपको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। कि सर ये हाई कोर्ट की जजमेंट आई है इस चैप्टर में, इसमें, तो आप इसे पढ़ लो। जब आप अपना नोटिस करोगे, अपील करोगे, तो ये आपको समझ आएगी। तो इस तरीके से ये हमारे कोर्स की बाउंड्री है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को करने में, लगभग हमारे को कितना टाइम लग जाएगा? हमारे को मिनिमम 150 घंटे लगेंगे, मैक्सिमम का कुछ नहीं पता। मैक्सिमम डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैसा सपोर्ट रहता है, तुम्हारा कैसा बीच में वो रहता है, कितनी मेहनत करते हो। क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा हफ्ते में 5 घंटे। अगर तुम हफ्ते में 5 घंटे बच्चे पढ़े आए, ठीक है, 5 मैंने पढ़ा है, 5 तुमने पढ़ा, तो तुम बहुत अच्छा पढ़ोगे। लेकिन अगर ये हुआ कि हफ्ते में 5 घंटे बस मुझे ही पढ़ाना है, तुम कुछ पढ़े ही नहीं, ठीक है ना, तो वो चीज अलग होगी। तो कोशिश ये करना 5 में पढ़ा रहा हूं, 5 तुम पढ़ लो, ठीक है ना, जिससे कि तुम्हारा हमारा तालमेल बना रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है। समझ आया या नहीं? यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अब इन्होंने कहा, ठीक है ना, सर सर्कुलर नोटिफिकेशन में डिफरेंस बता दीजिए। मैंने कि तुम्हें क्या बताया था, अगर मेरे को नोटिफिकेशन आएगी तो नोटिफिकेशन से मेरे रूल अमेंड हो गए। जब जीएसटी एक्ट पढ़ेंगे तो हर जगह, कई जगह लिखा रहेगा मे बी नोटिफाइड। तो नोटिफाइड का मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन आएगी, वहां से होगा। जीएसटी रेट की बात करेंगे, नोटिफिकेशन से होगा। लेकिन सर्कुलर क्या कहता है? सर्कुलर ये चीज कहता है कि भाई इस बात को समझो, सर्कुलर क्या कहता है कि जब लॉ के इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, लॉ के इंप्लीमेंटेशन में लेकर दिक्कत आ रही है, क्लियरिटी नहीं है, तो जब वो क्लियरिटी नहीं है तो उस क्लियरिटी को क्लियर करने के लिए हम सर्कुलर लाएंगे। तो वो जो सर्कुलर होता है वो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, असेसी के ऊपर नहीं होता। सर्कुलर जो होता है डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, ठीक है ना, असेसी पे नहीं होता। असेसी उसे फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको बोल के चलेंगे कि आपको सर्कुलर भी फॉलो करने हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन क्या है? वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, दोनों को फॉलो करनी है, ठीक है ना। गिरीश कुमार जी कह रहे हैं क्लास अच्छी रही सर, चलो धन्यवाद सर। लो बिफोर जीएसटी मैनुअल की जो बुक आपने दिखाई है, ये वही है ना सर जो प्री ऑर्डर हम लोगों ने दिया है सर? हाँ, तुमने पहले कर रखा है सर। जी लो सर, जी, और लो की बुक में जीएसटी सभी डिटेल्स आ जाएगा। नहीं, जीएसटी का नहीं है भाई, उसमें जीएसटी का नहीं है। लेकिन जीएसटी पढ़ने के लिए क्या चीज, ठीक है ना। हाँ, जो स्टूडेंट अच्छे हैं उन्हें सबको वरदान मिलेगा। मैं तुम्हारे को वो भी देता हूँ, क्या था वो, ब्रह्मास्त्र भी देता हूँ, ठीक है ना। जो स्टूडेंट अच्छा होता है उसे ब्रह्मास्त्र भी मिलता है कि वो ब्रह्मास्त्र को यूज कर ले, ठीक है। तो ऐसे कई शस्त्र तुम्हें मिलेंगे, ठीक है ना। तो तुम करण की तरह श्राप मत लेना, ब्रह्मास्त्र लेना, ठीक है ना। हाँ सर मेरी पहचान हो गई। द्रोणाचार्य बैच में बुक जीएसटी ली थी, अब अपडेटेड आई है तो परचेज कर ले। अगर पुराने में ज्यादा चेंजेस है तो ले लो, नहीं तो वो भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सर जीएसटी मैनुअल ई बुक भी अवेलेबल है सर? नहीं, ई बुक मेरे लिए अवेलेबल है, तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं है। ये देखो, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ये इसी बुक से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो ये मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकता यार, है ना, ठीक है ना। वो तुम्हारे को वैसे सॉफ्ट कॉपी दे देंगे दूसरी की ना। जीएसटी मैनुअल की बुक आप हमारी टीम से मंगवा सकते हो, हमारी टीम ऑर्डर कर देगी, ठीक है ना, तुम्हारे को आ जाएगी, ठीक है ना। चलो, और किसी का कोई सवाल है? सर लॉ बिफोर लॉ से कुछ सिखा दीजिए। लॉ बिफोर लॉ से ही पढ़ाया था मैंने 2-3 आर्टिकल। अगली क्लास में पढ़ाएंगे कुछ आर्टिकल्स, अगली क्लास में कुछ आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। आज सब पर लॉ बिफोर लॉ नहीं है ना सर। जीएसटी, हाँ सर जीएसटी मैनुअल छोड़ के और कोई बुक लेना है अभी नहीं लेना, लॉ बिफोर लॉ ले लो। हाँ, वो तो ले लेंगे। और जीएसटी रिलेटेड नहीं, ये वाली ले लो। अगर जीएसटी 99C का काम कर रहे हो तो ये वाली ले लो बस।
सर ज्ञान गंगा क्लास के लिए कौन सी बुक लेना है? मैंने तुम्हें बताया ना, हम एक्ट और रूल से पढ़ेंगे में, तो आप ये वाली बुक ले लोगे तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। चलो, तो गीता जितेंद्र पाटिल, यस तो सर। हमारे कौन, पहले मैं बैच के नाम नहीं दिया करता था, फिर पता नहीं मैंने किसी से सीखा कि यार बैच के नाम दे दो, अच्छा रहता है। तो कौन कौन से बैच में थी हमारे, कौन कौन से बैच में रही? अभिमन्यु बैच, अर्जुन बैच और गुरु द्रोणाचार्य बैच। तो अब ये जीएसटी का ये चौथा बैच ऐसा है जिसका हमने नाम दिया था। तो पहले बैच का नाम था हमारा अभिमन्यु, फिर हमने बनाया अर्जुन, फिर हमने बनाया गुरु द्रोणाचार्य, और अब हमारा ये ज्ञान गंगा। तो तुम चारों बैच में थी? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जैसे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, जो आज आपने बताया ना कि अपने स्टेटस में और अर्निंग में दोनों में भी काफी अपग्रेशन है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। मैंने भी चारों लिए। अच्छा, दिनेश जैन जी आपने भी चारों लिए हैं? बहुत बढ़िया। उससे पहले पेन ड्राइव भी ली थी सर, लक्ष्मी नगर आके लेके गया था। अच्छा, उससे पहले पेन ड्राइव भी ली थी, बहुत हम तो बढ़िया। 2 बार पेन ड्राइव लिए आपका। अरे वाह, ठीक है ना। सर मैंने भी चारों लिए वो सर। तुमने भी चारों लिए मुकेश पाल? हाँ नहीं, एक लिया था 2022 में। 2022 में एक लिया था, दूसरा कौन कह रहा है चारों लिए? मैंने लिए था जोश शर्मा ने। अरे तुम वीडियो में ऑन नहीं करते ना, जोश शर्मा। तो मैंने भी चारों बैच लिए। अरे वाह, सुनील शर्मा तुम पर दिखाई नहीं देते थे आखिरी में। सर वो कैमरा खराब है, ठीक मैंने भी चारों लिए थे, लेकिन सर मैंने द्रोणाचार्य में से है ना आधे से चालू किया वो, और आप लाइव में तो बहुत बढ़िया लगा, इसलिए मैंने ये पूरा पहले से ही स्टार्ट किया है। अब फेस टू फेस पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा इसमें। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, मैगजीन के लिए तुम्हें बता दो भाई, कल पब्लिश हो जाएगी मैगजीन, हमारी फाइनल हो गई है। तो किसी को मैगजीन लेनी है तो ले लेना। GSTR 99C की जो FAQs आई हैं वो डिस्कस है सारा। चलो, ओके, टाटा बाय बाय, है ना। अभी 6 बजे इनकम टैक्स की क्लास में मिलना है मेरे को, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इनकम टैक्स में असेसमेंट पढ़ा रहे, इनकम टैक्स में क्या पढ़ा रहे? असेसमेंट।